ठंडी मैकेनिकल वॉइस जियांग चेंगे फर्स्ट हाई स्कूल के अवेकनिंग हॉल में गूंज रही थी। हजारों निगाहें एक साथ मुझ पर आकर टिक गईं। मैं अपनी फीकी पड़ चुकी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर धीरे धीरे कोने से मंच तक पहुंचा और अवेकनिंग स्टोन पर हाथ रख दिया। इस दुनिया में मॉन्स्टर्स हर जगह थे। क्लासेस साफ साफ बांटी हुई थी। कोई कौन सा टैलेंट अवेकन करता है, लगभग उसी से तय हो जाता था कि उसका भविष्य क्या होगा। यही तय करता था कि कोई इंसान ऊंचाइयों तक पहुंचेगा या हमेशा नीचे दबा रहेगा। इसलिए सबकी नजरें मुझ पर थीं। लेकिन जब अवेकनिंग लाइट जली तो उसकी चमक इतनी कमजोर थी कि लगभग नजर ही नहीं आ रही थी। धूसर सफेद रोशनी की एक पतली परत मेरे शरीर पर तैर रही थी, जैसे हवा में कांपती हुई मोमबत्ती। हॉल कुछ पल के लिए शांत हो गया, फिर अचानक चारों तरफ हंसी फूट पड़ी। इसे अवेकनिंग कहते हैं? ये कैसी ग्रे लाइट है? इतना बेकार टैलेंट मैंने कभी नहीं देखा। रिकॉर्ड दर्ज करने वाले मेंटोर ने लाइट स्क्रीन की तरफ देखा और निराश होकर सिर हिला दिया। फिर उसने घोषणा की, लिन ऑन अवेकन टैलेंट, स्टोरेज स्पेस, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, स्पेस वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर। बस इतना सुनना था कि पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। 1 क्यूबिक मीटर का स्टोरेज स्पेस? ये तो जेब में रखा छोटा डिब्बा हुआ। इस टैलेंट के साथ लॉजिस्टिक्स में काम मांगोगे तो लोग मना कर देंगे। गरीबी इसकी हड्डियों तक में बसी हुई है। तभी पीछे से अचानक सुनहरी रोशनी का विस्फोट हुआ। सारी निगाहें तुरंत उधर मुड़ गईं। झाओजे, लेवल 4 अवेकनिंग। ये तो एस रैंक टैलेंट होगा। रेड लोटस फ्लेम। झाओ फैमिली का ब्लड लाइन वाकई डरावना है। सुनहरी आग की लपटों के बीच झाओ फैमिली का यंग मास्टर झाओजे मंच पर चढ़ा। उसकी यूनिफॉर्म शानदार थी, चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। वो उन लोगों में से था जो जन्म से ही दूसरों की मंजिल पर खड़े होते हैं। अब उसने टॉप टियर अटैक टैलेंट भी अवेकन कर लिया था। रिसोर्सेज, स्टेटस और फ्यूचर खुद उसके पास आने वाले थे। लेकिन वो लोगों की तारीफें सुनने नहीं गया। वो सीधे मेरे सामने आकर रुक गया। ऊपर से मुझे देखते हुए उसके होठों पर क्रूर मुस्कान उभर आई। लिनान। मैं सोच रहा था कौन है, तो ये तू है, नाले में छिपा हुआ चूहा। उसने आग से जलती उंगली मेरी छाती की तरफ तानी। लेवल 1 स्टोरेज स्पेस, सिर्फ 1 क्यूबिक मीटर। बिल्कुल सही। जब तेरी गरीब बहन मर जाएगी तब उसके सामान रखने के काम तो आ ही जाएगा। जैसे ही उसने मेरी बहन का जिक्र किया, मेरी आंखों में हलचल आ गई। झाओ जे ने तुरंत ये बदलाव पकड़ लिया। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। क्या हुआ? नाराज हो गया? तेरे जैसे लोग यहाँ खड़े होकर सांस भी लेते हैं तो जियांग चेंगे की हवा बर्बाद करते हैं। फिर उसने सीधे मेंटोर वांग की तरफ देखा। उसकी आवाज में सलाह नहीं, आदेश था। स्कूल में पुअर स्टूडेंट स्कॉलरशिप वाला वॉर एकेडमी सीट अभी भी इसके पास है ना? मेंटोर वांग का चेहरा सफेद पड़ गया। जी, एकेडमिक रिजल्ट्स और ओवरऑल इवैल्यूएशन के हिसाब से वो सीट मूल रूप से लिन आन के लिए थी, अब नहीं है, झाओ जे ने शांत आवाज में कहा। लेकिन उसके शब्दों में लोगों की किस्मत तय करने वाली ताकत थी। मैं अपने स्कूल में इस तरह के कचरे को रिसोर्सेज बर्बाद करते नहीं देखना चाहता। मेंटोर वांग ने हिम्मत करके कहा, लेकिन ये रूल्स के खिलाफ है। रूल्स? झाओ जे ठंडी हंसी हंसा। उसके शरीर की आग अचानक भड़क उठी। जियांग चेंगे में मेरी झाओ फैमिली जो कहती है वही रूल है। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। कोई मेरे लिए नहीं बोला, सब बस मुझे देख रहे थे। कुछ लोगों की आंखों में सिंपैथी थी, कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग मेरा टूटना देखना चाहते थे। लेकिन मैं नहीं टूटा। मैंने बस सिर उठाकर झाओ जे की तरफ देखा। मेरी आंखें बेहद शांत थी, इतनी शांत कि जैसे मैं किसी ऐसे इंसान को देख रहा हूँ जिसका भविष्य पहले ही खत्म हो चुका है। झाओ जे को मेरी यही नजर सबसे ज्यादा नापसंद थी। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। बहुत अच्छा, मुझे तेरी ये नजर बिल्कुल पसंद नहीं, दफा हो जा। मेंटोर वांग ने गहरी सांस ली और मेरे सामने एक फॉर्म रख दिया। साइन कर दो। ये विथड्रॉल फॉर्म है। इतने बेकार टैलेंट के साथ स्कूल में रहने का कोई मतलब नहीं। शहर के पूर्वी फैक्ट्री एरिया में नौकरी ढूंढ लेना, कम से कम पेट तो भर जाएगा। मैंने फॉर्म लिया, एक नजर डाली, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के अपना नाम लिख दिया। मेरी लिखावट बिल्कुल स्थिर थी। साइन करने के बाद मैंने फॉर्म वापस दिया और मुड़कर बाहर निकल गया। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि मेरे सर्वाइवल रूल्स में एक बात हमेशा रही थी, मरे हुए लोगों से बहस नहीं करनी चाहिए। जैसे ही मैं स्कूल के गेट से बाहर निकला, आसमान पूरी तरह काला हो गया। बिजली बादलों को चीरती हुई चमकी। तेज बारिश मेरे ऊपर टूट पड़ी। कुछ ही पलों में मैं पूरी तरह भीग गया, लेकिन मुझे ठंड महसूस नहीं हो रही थी। मैं बस सुन्न होकर आगे बढ़ता रहा। तभी मेरी जेब में रखा टूटा फूटा सेकंड हैंड फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। मैंने कॉल उठाई। फोन के दूसरी तरफ अस्पताल की ठंडी आवाज सुनाई दी। ये सिटी फर्स्ट हॉस्पिटल है। आपकी बहन लिन शिया की डिवाइन एसेंस डिटीरियोरेशन अचानक गंभीर हो गई है। उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। 24 घंटे के अंदर आपको 1 लाख युआन जमा करने होंगे। स्पेशल मेडिसिन की फीस अलग है। अगर पैसे जमा नहीं हुए तो नियमों के अनुसार हमें इलाज रोकना पड़ेगा और मरीज को आईसीयू से बाहर करना पड़ेगा। 1 लाख युआन, ये संख्या हथौड़े की तरह मेरे दिमाग पर गिरी। अमीर लोगों के लिए ये सिर्फ एक नंबर था, लेकिन मेरे लिए ये ऐसी रकम थी जिसे मैं छू भी नहीं सकता था। मैं जल्दी से बोला, डॉक्टर प्लीज मुझे कुछ दिन और दे दीजिए। मैं जरूर। लेकिन कॉल कट चुकी थी। फोन में सिर्फ ठंडी बिजी टोन बची थी। मैं बारिश में खड़ा रहा। मेरी मुट्ठियां धीरे धीरे कसती चली गईं। भीगे हुए चेहरे पर अब सिर्फ निराशा और पागलपन बचा था। स्कूल चला गया, भविष्य चला गया, सब खत्म हो चुका था। कानूनी रास्तों से भी अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। इस दुनिया और इसके रूल्स ने कभी मेरे और लिन शिया जैसे लोगों को जीने का मौका देने की कोशिश ही नहीं की। तो अब मुझे खुद छीनना था। मैं अचानक मुड़ा और शहर के किनारे मौजूद उस बस्ती की तरफ बढ़ गया जिसे रोशनी और व्यवस्था बहुत पहले भूल चुकी थी। जितना अंदर जाता गया, रास्ते उतने ही अंधेरे होते गए। आखिर में मैं एक ऐसी गली में मुड़ गया जो सबसे गहरी, सबसे गंदी थी। वहाँ एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी और उसी पल मेरी आंखें भी पूरी तरह बदल गईं। अगर चाहिए तो जान लगाकर छीनूंगा। लेकिन जैसे ही मेरे कदम आगे बढ़े, एक तीखी और खून जैसी गंध गली की गहराई से मेरी तरफ आई। फिर अंधेरे में 2 लाल रोशनियां चमकी। वो रोशनियां नहीं थी, वो आंखें थी। एक ऐसी सेकंड ऑर्डर शैडो वुल्फ की आंखें जो आमतौर पर शहर की
दीवारों के बाहर दिखाई देती थी। ये बीस्ट अपनी स्पीड और पावर के लिए मशहूर थी। नए सैनिकों के लिए ये किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। एक आम इंसान अगर इसके सामने आ जाए तो जीतना तो दूर, 3 सेकंड तक जिंदा रहना भी चमत्कार माना जाता था। भागने का विचार मेरे दिमाग में आया जरूर, लेकिन अगले ही पल मैंने उसे दबा दिया, क्योंकि किसी भेड़िए को अपनी पीठ दिखाने का मतलब था और भी जल्दी मरना। इसलिए मैं पीछे नहीं हटा। मैं आधा कदम आगे बढ़ा, अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे किया और बिजली जैसी तेजी से जमीन पर पड़ा एक जंग लगा नुकीला आयरन रॉड उठा लिया। मैंने उसे अपनी छाती के सामने तान दिया। ये मेरी वो इंस्टिंक्ट थी जो मैंने झुग्गी बस्ती के काले बाजारों में चोटें खाकर और हड्डियां तुड़वाकर सीखी थी। जितना ज्यादा दुश्मन ताकतवर हो, उतना ज्यादा डरना मौत को जल्दी बुलाना होता है। सिर्फ उससे भी ज्यादा क्रूर और जान की परवाह न करने वाला बनकर ही बचने की उम्मीद होती है। मैं और शैडो वुल्फ अंधेरी गली में एक दूसरे को घूरते रहे। अगले ही पल वो हिली। उसका शरीर काले धुएं जैसी शैडो बनकर मेरी तरफ झपटा। उसका निशाना सीधा मेरा गला था। मैं उसकी चाल साफ देख भी नहीं पाया। मैं सिर्फ अपनी उन इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा कर सकता था जो अनगिनत मौत जैसी लड़ाइयों में बनी थी। आखिरी पल में मैंने पूरी ताकत से शरीर दाईं ओर मोड़ दिया। छपाक, मेरा गला बच गया, लेकिन उसका पंजा मेरे बाएं कंधे और बाह को चीरता हुआ निकल गया। मांस का बड़ा हिस्सा वहीं उखड़ गया। गर्म खून फव्वारे की तरह बाहर निकला। दर्द इतना भयानक था कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। उल्टा उस दर्द ने मेरे अंदर की क्रूरता को और जगा दिया। मैं गर्जा और शरीर के घूमने की ताकत का इस्तेमाल करते हुए आयरन रॉड उसकी आंख की तरफ घोंप दी। वार तेज था, निर्दयी था, लेकिन मैंने शैडो वुल्फ को कम आंका था। हवा में ही उसने अपना सिर मोड़ लिया। आयरन रॉड उसकी आंख में नहीं घुसा, वो सिर्फ उसके सख्त स्कल से टकराया और आधे इंच से भी कम अंदर घुस पाया। शैडो वुल्फ दर्द से पागल होकर दहाड़ी। उसने सिर झटका। मैं रॉड पकड़ नहीं पाया और जमीन पर जा गिरा। इसके बाद असली जंग शुरू हुई। हम दोनों कीचड़ और गंदे पानी में लोटते हुए लड़ने लगे। वो बार बार मेरे शरीर का मांस नोचती रही और मैं भी किसी पागल जानवर की तरह उस पर टूट पड़ा। मैंने डिफेंस की परवाह छोड़ दी। मेरे पंचेस, नेल्स, एल्बोज और यहाँ तक कि दांत भी उसके शरीर के हर कमजोर हिस्से पर बरस रहे थे। मेरी पीठ पर 3 गहरे घाव बन गए जिनमें हड्डियां तक दिखाई दे रही थीं। कंधे का घाव लगातार खून बहा रहा था। मेरी स्टैमिना और कॉन्शियसनेस दोनों तेजी से खत्म हो रहे थे। मैं धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। मेरी सांसें बिखर रही थीं। आखिरकार शैडो वुल्फ को मौका मिल गया। उसने पूरी ताकत से मुझे दीवार पर दे मारा। मेरे सिर के पीछे जोरदार चोट लगी। आंखों के सामने तारे घूम गए। अगले ही पल उसका भारी शरीर मुझ पर आ गिरा। उसके दोनों पंजे मेरे कंधों को दबाकर मुझे दीवार के कोने में जकड़ चुके थे। मैं हिल भी नहीं सकता था। उसने अपना सिर नीचे झुकाया। उसकी बदबूदार सांसें मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं। उसके नुकीले दांत मेरे गले से 5 सेंटीमीटर भी दूर नहीं थे। मैं हर दांत पर जमे खून के निशान तक देख सकता था। निराशा बर्फ की तरह मेरे पूरे शरीर में फैल गई। लेकिन उसी समय मेरे दिमाग में लिनशिया की मुस्कान उभर आई। उसका पीला चेहरा, उसकी हमेशा मुस्कुराती हुई आंखें। भैया, आप एक दिन सबसे ताकतवर टैलेंट यूजर बनोगे। भैया, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मुझे टंगुलू खिलाने ले चलोगे ना? नहीं, मैं हार नहीं सका। अगर मैं हार गया तो लिनशिया का क्या होगा? 10 लाखों जैसी लगने वाली वो 1 लाख की रकम का क्या होगा? अस्पताल की वो बात, इलाज बंद कर दिया जाएगा, उसका क्या होगा? उसी पल जब शैडो वुल्फ अपना जबड़ा खोलकर मेरा सिर कुचलने वाली थी, मेरा बिखरा हुआ दिमाग अचानक अजीब तरह से शांत हो गया। दर्द, डर, गुस्सा, निराशा सब जैसे गायब हो गए। मेरी दुनिया में सिर्फ 2 चीजें बची थी। एक मेरे सामने आता हुआ भेड़िए का सिर और दूसरा मेरा वो टैलेंट जिसे पूरी दुनिया बेकार कहती थी, स्टोरेज स्पेस। स्पेस आखिर है क्या? एक ऐसा बॉक्स जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, लेकिन वो सच में मौजूद होता है। और अगर वो बॉक्स है तो उसकी बाउंड्री भी होगी, और बाउंड्री जब खुलती और बंद होती है तो वो दिखाई भी देती है और गायब भी हो जाती है। तभी मेरे दिमाग में एक पागलपन भरा विचार कौंधा, अगर कोई चीज ठीक उसी बाउंड्री के बीच फांस जाए तो? मेरी नजरें शैडो वुल्फ की गर्दन और सिर के जोड़ पर टिक गईं। अगले ही पल मैंने अपनी सारी मेंटल पावर, अपनी सारी विल, यहाँ तक कि अपनी लाइफ फोर्स तक एक ही विचार में झोंक दी। स्पेस का निचला हिस्सा भेड़िए के सिर पर, स्पेस का ऊपरी हिस्सा उसकी गर्दन के ऊपर की हवा में, बाउंड्री बिल्कुल गर्दन और सिर के जोड़ पर। बंद हो जाओ। स्टोरेज स्पेस तुरंत बंद हो गया। मेरे ऊपर दबा हुआ भारी वजन अचानक गायब हो गया। अगले ही पल गर्म और चिपचिपा खून फव्वारे की तरह मेरे चेहरे पर आ गिरा। मैं दीवार से टिककर जोर जोर से सांस लेने लगा। फिर नीचे देखा, मेरी पुतलियां सिकुड़ गईं। मैंने तुरंत अपनी चेतना टैलेंट स्पेस के अंदर भेजी। अगले ही पल मेरा पूरा शरीर कांप उठा। शैडो वुल्फ का सिर शांत तरीके से उसे क्यूबिक मीटर स्पेस के बीचों बीच तैर रहा था। उसकी आंखों में मरने से पहले की हैरानी और अविश्वास अभी भी मौजूद था। कटी हुई गर्दन का हिस्सा इतना चिकना था जैसे किसी ने उसे परफेक्ट ब्लेड से काटा हो। उसी पल मुझे समझ आ गया, मेरे टैलेंट की असली ताकत स्टोरेज नहीं थी, असली ताकत स्पेस बाउंड्री थी। जो भी चीज उस बाउंड्री पर फंसेगी, चाहे वो मांस हो, हड्डी हो या स्टील, उसे स्पेस लॉ सीधे काट देगा। ये कोई सामान्य अटैक नहीं था। ये फिजिक्स का नियम नहीं मानता था, डिफेंस का नियम नहीं मानता था, यहाँ तक कि ताकत के अंतर को भी नहीं मानता था। ये रूल्स लेवल की एब्सोल्यूट कटिंग थी। सेकंड ऑर्डर बीस्ट की खोपड़ी कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वो एक ही पल में 2 हिस्सों में बांट गई थी। तो फिर भविष्य में फायर टैलेंट, हार्डनिंग टैलेंट, डायमंड बॉडी या कोई और डिफेंस एबिलिटी अगर स्पेस लॉ को नहीं रोक सकी तो सब बेकार है। जिस टैलेंट को पूरी दुनिया बेकार समझती थी, उसने आखिरकार अपना असली चेहरा दिखा दिया था। मैं स्पेस में तैरते उस भेड़िए के सिर को देखता रहा। मेरे होंठ धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। फिर मैं खुद को रोक नहीं पाया। मेरे मुंह से एक दबी हुई पागल हंसी निकल गई।
वो हंसी पूरी गली में गूंज उठी। उसमें मौत से बच निकलने की खुशी भी थी और किस्मत का असली चेहरा देख लेने की ठंडी क्रूरता भी। लेकिन मैं जल्दी ही शांत हो गया, क्योंकि अभी सबसे जरूरी चीज खुशी नहीं थी, पैसा था। मैंने अपने पूरे शरीर में फैल रहे दर्द को दबाया। फिर उस सस्ते फोल्डिंग नाइफ को निकाला। कभी ब्लैक मार्केट में बीस्ट मटेरियल्स काटने का जो थोड़ा बहुत अनुभव मिला था, उसी के सहारे मैंने शैडो वुल्फ की छाती चीरनी शुरू की। कुछ देर बाद उसके दिल के पास मुझे एक मुट्ठी के आकार का नीले प्रकाश से चमकता क्रिस्टल मिला। सेकंड ऑर्डर बीस्ट कोर, और वो भी काफी हद तक सुरक्षित शैडो टाइप कोर। ऐसी चीजों की ऑफिशियल ट्रेड के लिए लाइसेंस चाहिए होता था, लेकिन अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट में यही सबसे मजबूत करेंसी थी। मेरे अनुमान के अनुसार ये कोर कम से कम 3 लाख स्टार कॉइंस की थी। 3 लाख। लिनशिया की दवा के लिए तो पैसे पूरे हो ही जाते, उसके बाद भी काफी रकम बच जाती। मैंने बीस्ट कोर को स्टोरेज स्पेस में रख लिया, फिर तेजी से सीन साफ करना शुरू किया। भेड़िए की लाश को घसीटकर गली के एक कोने में फेंक दिया। आसपास कुछ मांस के टुकड़े भी डाल दिए, ताकि ऐसा लगे जैसे किसी दूसरे बीस्ट ने उसे खाया हो या किसी गैंग फाइट के बाद जल्दबाजी में शव फेंक दिया गया हो। इसके बाद मैंने अपनी खून से सनी स्कूल यूनिफॉर्म उतारी और सीधे गंदे कूड़ेदान में फेंक दी। वो यूनिफॉर्म उस छात्र की पहचान थी जो हमेशा रूल्स मानता था और दूसरों के हाथों कुचला जाता था। अब वो पहचान खत्म हो चुकी थी। मैंने कूड़े के ढेर से एक बड़ा काला हुडेड कोट निकाला, फिर जेब में बचे आखिरी सिक्कों से सड़क किनारे की दुकान से सबसे सस्ता सफेद प्लास्टिक मास्क खरीद लिया। मास्क पर एक अजीब और हमेशा एक जैसी बनी रहने वाली मुस्कान बनी हुई थी। मैंने हुड पहन लिया, मास्क चेहरे पर लगा लिया और उसी पल एक नया इंसान जन्म ले चुका था। अब मैं सिर्फ रात और साए में घूमने वाला शिकारी था। मैंने खुद को एक नया कोड नेम दिया, जीरो। जीरो मतलब कुछ भी नहीं और जीरो मतलब हर शुरुआत की पहली संख्या। करीब आधे घंटे बाद मैं जियांग चेंगे के सबसे बड़े अंडरग्राउंड ट्रेडिंग सेंटर पहुंच गया, ब्लैक गोल्ड मार्केट। उसका एंट्रेंस एक छोड़े हुए अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट के भीतर छिपा था। दरवाजे पर 2 भारी भरकम गार्ड्स खड़े थे। उनकी कमर पर उभरे हुए हिस्से साफ बता रहे थे कि हथियार छिपे हुए हैं। उन्होंने मेरा मास्क और पुराना कोट देखा और तुरंत मुझे ऐसा शिकार समझ लिया जिसे आसानी से दबाया जा सकता था। रुक, एक स्कार फेस्ड गार्ड ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। कहां से आया है ये मास्क पहनकर? रूल्स पता है या नहीं? दूसरा गंजा आदमी और भी सीधा था। उसने हाथ बढ़ाया। अंदर जाना है तो पहले 100 स्टार कॉइंस की सर्च फी दे। मैं रुक गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। मेरी नजरें दोनों के शरीर पर घूमी, फिर जाकर स्कार फेस्ड गार्ड की कमर पर टिकी। उसकी गन दूरी 1 मीटर से भी कम थी। बिल्कुल सही। स्कार फेस्ड गार्ड ने सोचा मैं डर गया हूँ। उसने हथियार निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उससे पहले ही मेरी मेंटल पावर गन बैरल के बीच पहुंच चुकी थी। स्टोरेज स्पेस ओपन, बाउंड्री कवर क्लोज। कटाक! गन बैरल का आधा हिस्सा सीधे जमीन पर गिर पड़ा। कट इतनी साफ थी जैसे शीशा टूटा हो। दोनों गार्ड्स वहीं जम गए। स्कार फेस्ड गार्ड नीचे देखता रह गया, पहले अपनी आधी गन को, फिर जमीन पर पड़े मेटल के टुकड़े को। उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। उन्होंने देखा भी नहीं था कि मैंने क्या किया। बस इतना देखा था कि स्पेशल अलॉय से बना गन बैरल हवा में गायब होकर आधा रह गया। अज्ञात चीजें ताकतवर दुश्मनों से भी ज्यादा डरावनी होती हैं। गंजे आदमी ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया, चेहरे पर जबरन मुस्कान लाई। सर, कृपया अंदर जाइए। मैंने उनकी तरफ दोबारा देखा तक नहीं, सीधे उस दुनिया में कदम रख दिया जहां कानून नहीं, सिर्फ फायदा मायने रखता था। ब्लैक गोल्ड मार्केट बाहर से कहीं ज्यादा विशाल थी और कहीं ज्यादा अव्यवस्थित। हवा में मशीन ऑयल, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल और ओजोन की मिली जुली गंध तैर रही थी। नियॉन लाइट्स हर चेहरे को आधा रोशन और आधा अंधेरा बना रही थी। यहाँ एक्सोस्केलेटन पहनने वाले मर्सनरीज थे, इलीगल मेडिसिन बेचने वाले डीलर्स थे और कोनों में बैठे वे लोग भी थे जो इन्फॉर्मेशन और असैसिनेशन लिस्ट्स की ट्रेड करते थे। मैंने समय बर्बाद नहीं किया, सीधे मार्केट के बीचों बीच खड़ी सबसे शानदार 3 मंजिला इमारत की ओर बढ़ गया। ब्लैक गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। काउंटर के पीछे लगभग 200 किलो का मोटा दुकानदार बैठा था। वो एक जेमस्टोन साफ कर रहा था। उसने सिर उठाए बिना पूछा, क्या बेचना है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस हाथ बढ़ाया। अगले ही पल ठक, नीले प्रकाश से चमकती बीस्ट कोर काउंटर पर आ गिरी। मोटे आदमी का हाथ रुक गया। धीरे धीरे उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो ब्लैक मार्केट का पुराना खिलाड़ी था। चेहरे का भाव एक पल में बदल गया। उसने कोर उठाई, थोड़ी देर देखने का नाटक किया, फिर लापरवाही से वापस काउंटर पर फेंक दी। साधारण माल, एनर्जी भी काफी मिक्स्ड है, बस सेकंड ऑर्डर एंट्री लेवल। 1 लाख स्टार कॉइंस। बेचना है तो बेचो। ये बार्गेनिंग नहीं थी, लगभग खुली लूट थी, लेकिन मैं उससे ज्यादा समझदार था। मैं बिना कुछ कहे मुड़कर चल पड़ा। रुको, 2 लाख। मैं चलता रहा। 2,50,000, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तभी मैं रुका, आधा मुड़कर उसकी तरफ देखा। पीली रोशनी में मेरा मुस्कुराता मास्क और भी डरावना लग रहा था। 3 लाख, सीधे अनोनिमस ब्लैक कार्ड में ट्रांसफर। मोटे आदमी के चेहरे की मांसपेशियां फड़क उठी। आखिरकार उसने दांत भींचकर सिर हिला दिया। कुछ मिनट बाद एक पूरी तरह काली मेटल कार्ड मेरे सामने रखी गई। उस पर कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। मैंने कार्ड उठाई और बाहर निकल गया, लेकिन जैसे ही मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बाहर निकला, मोटे आदमी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने कोने में बैठे एक विशालकाय आदमी की तरफ देखा जो शराब पी रहा था, फिर गर्दन हल्की सी हिलाई। उसका मतलब साफ था, खत्म कर दो। वो आदमी हंसा, फिर 4 टैटू वाले गुंडों को साथ लेकर चुपचाप मेरे पीछे निकल पड़ा। लेकिन मुझे शुरुआत से ही उन 5 की मौजूदगी का पता था और रास्ते में मैंने अपने टैलेंट का एक नया इस्तेमाल भी खोज लिया था। मैंने चलते समय एक छोटा पत्थर उठाया, एक कदम के दौरान उसे स्टोरेज स्पेस में रखा और अगले कदम के साथ उसे सामने छोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि पत्थर ने मेरी रनिंग मोमेंटम को अपने अंदर बनाए रखा। ये जैसे ही बाहर निकला, वो गोली की तरह आगे निकल गया। उसी पल मुझे एहसास हुआ, स्टोरेज स्पेस सिर्फ चीजें स्टोर नहीं कर सकती, वो मूवमेंट भी स्टोर कर
कर सकती है और फिर उसे रिलीज कर सकती है। तुरंत मेरे दिमाग में एक नया काउंटर किल प्लान बन गया। मैं जानबूझकर उन पांचों को ब्लैक मार्केट की भूल भुलैया जैसी गलियों में घुमाता रहा। आखिरकार मैं एक छोड़े हुए अंडरग्राउंड लेवल 3 पार्किंग लॉट में पहुंचा। अंधेरा, सुनसान, कोई इंसान नहीं, कोई कैमरा नहीं। मुसीबत खत्म करने के लिए बिल्कुल सही जगह। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। जैसे ही मैं रुका, पांचों अलग अलग दिशाओं से बाहर निकल आए। उन्होंने मेरे सभी रास्ते बंद कर दिए। उनका लीडर अलॉय मचेटे पकड़े हुए था। उसके चेहरे पर शिकार से खेलने वाली बिल्ली जैसी मुस्कान थी। बड़े भाग रहे थे। बच्चे, कार्ड छोड़ दे और जो कुछ भी तेरे पास है सब दे दे। शायद आज हमारा मूड अच्छा है तो तुझे कम दर्द देंगे। मैं धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा। पीली रोशनी में सफेद मुस्कुराता मास्क बेहद अजीब और डरावना दिख रहा था। मैंने न गुस्सा दिखाया न कोई धमकी दी। मैंने बस बिल्कुल ठंडी और भावनाहीन आवाज में पूछा, तुम लोगों के सिर पहले देखे हैं? मेरे सवाल पर वो भारी भरकम आदमी एक पल के लिए रुक गया। फिर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दोनों हाथों से अलॉय मचेटे पकड़ी और पूरी ताकत से मेरे सिर पर वार कर दिया। हवा को चीरती हुई धार सीधा नीचे आई। अगर सामने कोई आम इंसान होता तो ये वार सिर से लेकर छाती तक उसे 2 हिस्सों में बांट देता। लेकिन मैं पीछे नहीं हटा, बल्कि मैं उसी धार की तरफ एक कदम आगे बढ़ गया। जैसे ही तलवार नीचे आई, स्पेस बाउंड्री पहले ही ब्लेड के ऊपर से गुजर चुकी थी। सबसे तेज धार वाला अगला हिस्सा अचानक हवा में गायब हो गया। उस आदमी के हाथ में अचानक वजन बदल गया। उसने पूरी ताकत लगाई थी लेकिन वार खाली चला गया। उसका शरीर आगे की तरफ लड़खड़ा गया और उसी पल मैं उसकी 1 मीटर की दूरी के अंदर पहुंच चुका था। स्पेस ओपन, बाउंड्री कवर, स्पेस क्लोज। उसके चेहरे पर छाया हुआ गुस्सा और क्रूरता एक पल में जम गया। अगले ही सेकंड लाल खून आसमान की तरफ फव्वारे की तरह उछला। जिस शरीर का सिर अब नहीं था वो अभी भी आगे बढ़ने की मुद्रा में था। फिर भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। पूरा पार्किंग लॉट एकदम शांत हो गया। बाकी चारों गुंडे वहीं जम गए। उनके चेहरे पर बची हुई हंसी और घमंड पूरी तरह गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ शुद्ध डर था। उन्होंने देखा भी नहीं कि मैंने क्या किया। उन्होंने बस देखा एक जिंदा इंसान का सिर अचानक गायब हो गया। आखिरकार उनमें से एक की हिम्मत टूट गई। वो चीख उठा, भागो! चारों तुरंत पीछे मुड़कर भागने लगे। लेकिन मैं उन्हें जिंदा जाने नहीं दे सकता था। मैंने पैर आगे बढ़ाया। मेरा शरीर जमीन से सटकर चलती हुई शैडो की तरह तेजी से आगे बढ़ा। कुछ ही पलों में मैं सबसे पीछे वाले आदमी तक पहुंच गया। कुछ देर बाद सब खत्म हो चुका था। मैं बीच में खड़ा था। मेरी काली कोट पर खून की एक बूंद तक नहीं थी। मैं नीचे झुका और शांत तरीके से उन लोगों की तलाशी लेने लगा। कुछ मिनट बाद मैं खड़ा हुआ। मेरी कमाई बुरी नहीं थी, करीब 30,000 से ज्यादा स्टार कॉइंस और एक शानदार मिलिट्री अलॉय डैगर। मैंने पैसे और डैगर को स्टोरेज स्पेस में रख लिया। फिर अपनी जेब में रखी ब्लैक कार्ड को छुआ। 3 लाख और इसके साथ 30,000 से ज्यादा। काफी था, आखिरकार काफी था। उस अजीब मुस्कुराते मास्क के पीछे मेरी नजरें जैसे अंधेरे को पार करके हॉस्पिटल आईसीयू तक पहुंच गईं। मुझे लिन शिया का वो पीला चेहरा दिखाई दिया। वो ठंडी पड़ी आंखें जिनमें अब थोड़ी गर्माहट लौट सकती थी। शिया, भैया के पास अब पैसे हैं, अब मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, मैंने धीरे से कहा। फिर ब्लैक कार्ड को अपनी सबसे अंदर वाली जेब में वापस रख लिया। इसके बाद मैं एक पल भी नहीं रुका। मुड़कर उस खून से भरे पार्किंग लॉट को अंधेरे में छोड़ दिया। मेरे जाने के 5 मिनट बाद तेज कदमों की आवाज गूंजी। ब्लैक गोल्ड चैम्बर का मोटा दुकानदार वहां पहुंचा। उसके पीछे 10 से ज्यादा एनर्जी गन्स लिए हुए खतरनाक गार्ड्स थे। वो कहाँ है? 5 लोग मिलकर भी उसे रोक नहीं पाए। जब वो मेरे हाथ आएगा तो मैं खुद। उसकी गाली अचानक रुक गई क्योंकि उसने सामने का दृश्य देख लिया था। उसके चेहरे की सारी चर्बी कांपने लगी। छोटी छोटी आंखें पूरी तरह फैल गईं। खून से भरा हुआ पार्किंग लॉट, 5 लाशें, उसके सबसे भरोसेमंद आदमी, वो लीडर जिसके पास सी रैंक हार्डनिंग स्किन टैलेंट था, वो भी किसी फटे हुए बोरे की तरह जमीन पर पड़ा था। उसकी गर्दन का कटाव इतना साफ था कि देखकर ही डर पैदा हो जाए। मोटे दुकानदार की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। उसके पैर कमजोर पड़ गए। वो धड़ाम से जमीन पर बैठ गया। उसके होंठ कांप रहे थे, दांत आपस में बज रहे थे। उसने उस चिकने कटाव की तरफ उंगली दिखाई। ये आग से नहीं जला, न ही इसे फाड़ा गया। ये स्पेस कटिंग है। कोई स्पेस लॉ को इतनी सटीकता और इतनी भयानक तरीके से इस्तेमाल कर सकता है? कम से कम पीक सेकंड ऑर्डर नहीं। ये तो स्पेस सिस्टम का कोई बड़ा एक्सपर्ट है। मोटे दुकानदार का दिमाग खाली हो गया। आखिर उसने किस तरह के इंसान को छेड़ दिया था? जियांग चेंगी में ऐसा डेथ गॉड कब आ गया? रात गहरी थी, बारिश रुक चुकी थी। मैंने सबसे पहले जीरो की पहचान वाली काली कोट, मुस्कुराता हुआ मास्क और खून लगी मिलिट्री डैगर को स्टोरेज स्पेस में रख दिया। फिर मैंने वो पुरानी धुली हुई स्कूल यूनिफॉर्म वापस पहन ली जिसे मैंने कूड़े से निकाला था। पीठ पर फीका पड़ चुका बैग डाला और फिर से वही साधारण कमजोर दिखने वाला छात्र बन गया। लेकिन कपड़े बदले जा सकते थे, नजरें नहीं। वो पुराना लड़का जो हमेशा अंदर से डर और हीन भावना लेकर चलता था, वो कल रात की बारिश में खत्म हो चुका था। अब मेरी आंखों में सिर्फ जमा हुआ ठंडापन और छिपी हुई धार थी। मैं सीधे जियांगचंग फर्स्ट हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। रात के समय इमरजेंसी काउंटर पर बैठी नर्स आधी नींद में थी। लेकिन जब मैंने वो एनोनिमस ब्लैक कार्ड शीशे के सामने रखी तो वो अचानक चौंक गई। उसके चेहरे पर आने वाला गुस्सा भी पूरा नहीं बन पाया। मैंने सिर्फ इतना कहा, ICU, लिन शिया, सबसे अच्छी स्पेशल मेडिसिन अभी। मेरी आवाज ठंडी थी। उसने मुझे देखा। एक ऐसा लड़का जो गरीब छात्र जैसा दिख रहा था लेकिन जिसके पास 3 लाख से ज्यादा स्टार कॉइंस वाली ब्लैक कार्ड थी। ये अंतर देखकर वो कुछ पल के लिए बोल नहीं पाई। लेकिन कार्ड में मौजूद रकम झूठ नहीं बोलती। कुछ ही देर में उसका रवैया पूरी तरह बदल गया। वो तुरंत खड़ी हुई, डॉक्टर से संपर्क किया और सबसे अच्छे ट्रीटमेंट प्रोसेस की व्यवस्था शुरू कर दी। आधे घंटे बाद नई जनरेशन की जीन रिपेयर मेडिसिन धीरे धीरे लिन शिया के शरीर में डाली गई। जब मैंने देखा कि उसकी कागज जैसी सफेद त्वचा पर धीरे धीरे रंग लौटने लगा, तभी जाकर मेरी लगातार तनी हुई नसें थोड़ी शांत हुई। हॉस्पिटल रूम बहुत शांत था। मैं उस
उसके बिस्तर के पास बैठा था, धीरे से उसके पसीने से भीगे बाल ठीक कर रहा था। और सिर्फ इसी पल मेरी आंखों में छिपी वो हिंसा और हत्या की इच्छा थोड़ी थोड़ी करके गायब हुई। उसकी जगह सिर्फ कोमलता बची। लिनशिया इस ठंडी दुनिया में मेरे जीने की आखिरी वजह थी और मेरी किस्मत बदलने की सबसे बड़ी वजह भी। लेकिन इतनी कमजोर हालत में भी उसकी सोच साफ थी। उसकी पलकें हिली, धीरे धीरे उसने आंखें खोली, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। भैया, क्या आप कोई खतरनाक काम करने गए थे? उसने मेरी तरफ देखा। उसे मेरे शरीर से आती हुई हल्की सी खून और लोहे की गंध महसूस हो रही थी और उसे यह भी महसूस हो रहा था कि मैं पहले जैसा नहीं रहा। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया, लेकिन चेहरे पर मैंने फिर भी हल्की मुस्कान लाई। मैंने हमेशा की तरह उसके सिर पर हाथ फेरा। नहीं, भैया ने बस वो स्कूल वाला सीट एक अमीर फैमिली के बेटे को बेच दिया। उसके बदले कुछ पैसे मिले, उन पैसों से तुम्हारा इलाज करा दिया। लिनशिया की आंखें तुरंत नीचे झुक गईं, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी वो सीट मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। क्या? लिनशिया ये सुनकर पूरी तरह समझ गई। वो जानती थी कि इन सालों में मैंने उस स्कॉलरशिप सीट के लिए कितना संघर्ष किया था। उसकी आंखें लाल हो गईं। वो धीमी आवाज में बोली, सब मेरी वजह से हुआ। लेकिन मैंने बस मुस्कुराकर उसकी नाक हल्के से दबाई। पागल लड़की, ऐसा मत सोच। जब लिनशिया दोबारा सो गई तो मैंने उसके लिए कंबल ठीक किया, फिर बहुत देर तक चुपचाप उसे देखता रहा। जब मैं कमरे से बाहर निकला तो मेरे चेहरे पर बची हुई थोड़ी सी नरमी भी पूरी तरह गायब हो गई। उसकी जगह आ गई रात से भी ज्यादा ठंडी हत्या की इच्छा। झाओजे, तूने मेरा सीट छीना, मेरी बहन को अपमानित किया, मेरी इज्जत को कुचला। अब हिसाब चुकाने का समय आ गया है। अगली सुबह सूरज की रोशनी जियांगचंग फर्स्ट हाई स्कूल के गेट पर पड़ रही थी, लेकिन जब वो रोशनी मेरे ऊपर आई तो ऐसा लगा जैसे मेरे चारों तरफ फैली ठंडी भावना ने उसे भी रोक दिया हो। मैं बिल्कुल पिछले 3 सालों की तरह स्कूल में दाखिल हुआ। पीठ पर पुराना बैग था, लेकिन इस बार मैं क्लासरूम नहीं गया। मैं सीधा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचा और वहां से सोशल अवेकेंड एग्जाम का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले लिया। अगर स्कॉलरशिप सीट झाओजे ने छीन ली थी तो स्कूल का रास्ता अब बंद हो चुका था। तो फिर मुझे दूसरा रास्ता चुनना था, एक ऐसा रास्ता जो ज्यादा कठिन था, ज्यादा खतरनाक था, लेकिन ज्यादा सीधा भी था। सोशल अवेकेंड एग्जाम। इस एग्जाम में रिस्क बहुत ज्यादा था। जो लोग इसमें भाग लेते थे या तो उनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं होता था, कोई रिसोर्सेज नहीं होते थे और उन्हें अपनी जान लगाकर फ्यूचर के लिए लड़ना पड़ता था, या फिर वे लोग होते थे जिन्हें हर रास्ते से धकेल दिया गया हो, जिनके पास पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा हो। और मैं दूसरे प्रकार का इंसान था। लेकिन जैसे ही मैं फॉर्म लेकर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से बाहर निकला, कॉरिडोर में एक आवाज गूंजी, अरे ये हमारे स्कूल का कभी का जीनियस लिन आन नहीं है क्या? मैंने सिर उठाया। सामने झाओजे था, उसके साथ कई फॉलोअर्स थे। उसके हाथ में एक बेहद सज धज कर आई हुई लड़की भी थी। उसके चेहरे पर जीत का घमंड साफ दिखाई दे रहा था। वो बिल्कुल उस इंसान जैसा लग रहा था जो किसी और की हड्डियों पर चढ़कर ऊपर पहुंचा हो और अब पीछे मुड़कर उनका मजाक उड़ा रहा हो। वो मेरे सामने आकर रुका। पहले उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हंसते हुए बोला, कल क्लास में नहीं आया क्या? घर जाकर रो रहा था? मैंने उसे नजरअंदाज किया और उसके पास से निकलने लगा, लेकिन झाओ जे ने अचानक मेरा कंधा पकड़ लिया। फिर उसकी नजर मेरे हाथ में मौजूद फॉर्म पर गई। उसने झटके से फॉर्म छीन लिया। जैसे ही उसने उस पर लिखा नाम देखा, पहले वो हैरान हुआ, फिर अगले ही पल जोर जोर से हंसने लगा। सोशल अवेकेंड एग्जाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तुम लोग देखो, एक लेवल 1 स्टोरेज स्पेस वाला आदमी सोशल एग्जाम में जाना चाहता है। क्या इसे मरने का इतना शौक है? क्या सोच रहा है वाइल्ड एरिया में जाकर किसी सेकंड ऑर्डर बीस्ट का लंच बनने जाएगा? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के छात्र तुरंत इकट्ठा हो गए। कुछ लोग धीरे धीरे बातें करने लगे। लगता है ये शौक में पागल हो गया है। ऐसे आदमी का सोशल एग्जाम देना मतलब खुद मौत के पास जाना है। कुछ लोग सिर्फ तमाशा देखने आए थे। वे देखना चाहते थे कि झाओ जे के सामने खड़ा होकर भी क्या मैं पहले की तरह सिर झुका दूंगा। उनकी नजरों में मेरी पुरानी चुप्पी और सहनशीलता कमजोरी थी। उन्हें लगता था कि इस बार भी कुछ अलग नहीं होगा। लेकिन उसी समय झाओ जे ने फॉर्म जमीन पर फेंक दिया। फिर उसने अपने हजारों स्टार कॉइन्स के लिमिटेड एडिशन टैक्टिकल शूज से उस पर पैर रख दिया। वो धीरे धीरे उसे कुचलने लगा। कचरा हमेशा अपनी जगह पर रहना चाहिए। ये फॉर्म तेरी बेकार इच्छा है। मैं इसे ऐसे कुचल रहा हूँ जैसे किसी चींटी को कुचलना। अगर ये पुराना मैं होता तो शायद सिर झुका लेता, चुपचाप फॉर्म उठाता और सारी बेइज्जती फिर से अंदर दबा लेता। लेकिन अब वो समय खत्म हो चुका था। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया। मेरे चेहरे पर न गुस्से की चीख थी, न अपमान के आंसू, सिर्फ एक भयानक शांति थी। मेरी काली आंखें 2 ऐसे गहरे गड्ढों जैसी थीं जो रोशनी तक निगल सकते थे। अगले ही पल पक, एक भारी आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज गई। मेरा शरीर थोड़ा नीचे झुका और मेरा दायां पैर एक ऐसी स्पीड से आगे निकला जिसे कोई साफ देख भी नहीं पाया। एक सीधा किक सीधे झाओजे के पेट पर। वार इतना तेज और भारी था कि उसके चेहरे की घमंडी मुस्कान वापस भी नहीं आ पाई। उसका पूरा शरीर ऐसे उड़ गया जैसे किसी तेज रफ्तार बीस्ट ने टक्कर मार दी हो। उसका शरीर हवा में मुड़ा, मुंह से खून और पेट का पानी बाहर निकल गया। फिर उसके पैर जमीन से उठ गए और वो 3 मीटर से ज्यादा दूर जाकर गिरा। धड़ाम। उसकी पीठ कॉरिडोर की ग्लास डिस्प्ले वॉल से टकराई। पूरी टेम्पर्ड ग्लास एक पल में टूट गई। हजारों टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। पूरा स्कूल एकदम शांत हो गया। किसी ने नहीं सोचा था कि मैं हाथ उठाऊंगा और किसी ने ये नहीं सोचा था कि मैं सिर्फ एक किक से झाओजे को इस हालत में पहुंचा दूंगा। झाओजे टूटे हुए कांच के बीच किसी गीले कपड़े की तरह पड़ा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। दर्द के कारण वो ठीक से चीख भी नहीं पा रहा था और मैं बस धीरे
धीरे धीरे अपना पैर वापस खींचकर वहीं खड़ा रहा, जैसे मैंने किसी इंसान को नहीं, बस रास्ते में आई धूल को हटाया हो। लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ था। झाओ जे के पीछे खड़े लोगों में से एक चुप रहने वाला अधेड़ आदमी अचानक आगे आया। उसकी कनपटियां उभर गईं, उसके शरीर से भयानक ऊर्जा फूट पड़ी, उसके पैर के नीचे की टाइल्स तक ताकत के दबाव से फट गईं। अर्थ लेवल स्ट्रेंथ टाइप अवेकेंड। ये झाओ फैमिली का खास बॉडीगार्ड था, एक ऐसा आदमी जो मिलिट्री सिस्टम से रिटायर हुआ था। बच्चे, तूने गलत इंसान को छेड़ा है। सब जानते थे कि इस स्तर के स्ट्रेंथ अवेकेंड की एक पंच हड्डियां तोड़ सकती थी, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा, बल्कि उस पंच के मेरे चेहरे तक पहुंचने से ठीक पहले मैं आगे बढ़ गया। लेकिन ये सीधा टकराना नहीं था, मैं पानी की बूंद की तरह उसके शरीर के अंदर की दूरी में फिसल गया, सीधे उसके 1 मीटर के अंदर। बॉडीगार्ड पहले हैरान हुआ, फिर उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान आ गई, क्योंकि क्लोज कॉम्बैट ही स्ट्रेंथ टाइप अवेकेंड की सबसे मजबूत जगह थी। उसने तुरंत अपना पंच बदल लिया, कोई अतिरिक्त मूवमेंट नहीं, बस दिल में एक विचार आया, स्पेस ओपन, बाउंड्री कवर, दोनों आर्म जॉइंट्स, स्पेस क्लोज। कटाक, एक ऐसी आवाज गूंजी जिसे सुनकर दांत तक सिहर जाएं। पूरे स्कूल ने वो दृश्य देखा जो शायद वे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। उस बॉडीगार्ड की दोनों बाहें मेरे शरीर को छूने से सिर्फ 1 इंच पहले कोहनी से पूरी तरह कट चुकी थी। उसकी दोनों मोटी बाहें और मुट्ठियां अभी भी उसी वार करने की मुद्रा में थीं, लेकिन अब वे उसके शरीर से अलग हो चुकी थीं। धड़ाम, दोनों कटी हुई बाहें जमीन पर गिर गईं। कट इतना साफ था कि वो आईने जैसा चिकना दिखाई दे रहा था। कुछ पल के लिए पूरा कॉरिडोर शांत रहा, फिर लाल खून उन दोनों अजीब तरह से साफ कटे हिस्सों से ऐसे बाहर निकला जैसे उसे आने में आधा सेकंड की देरी हुई हो। पल भर में सफेद दीवारों पर खून के छींटे फैल गए। वो बॉडीगार्ड नीचे देखने लगा, पहले अपनी खाली कोहनी को, फिर जमीन पर पड़ी अपनी कटी हुई बाहों को। उसके चेहरे पर मौजूद घमंड पूरी तरह जम गया। उसे अभी तक समझ ही नहीं आया था कि हुआ क्या है, लेकिन अगले ही पल जब दर्द सच में उसके दिमाग तक पहुंचा, वो इंसान जैसी आवाज भी नहीं निकाल पाया। एक भयानक चीख उसके मुंह से निकली, फिर वो वहीं घुटनों के बल गिर गया। उसका शरीर जमीन पर तड़पने लगा। पूरा कॉरिडोर इतना शांत था कि किसी की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। सब लोग सदमे में थे, क्योंकि किसी ने नहीं देखा कि मैंने किया क्या। यहाँ तक कि किसी को कोई साफ एबिलिटी वेव भी महसूस नहीं हुई। एक अर्थ लेवल स्ट्रेंथ अवेकेंड की दोनों बाहें बस ऐसे ही कट गई थीं, और मैं बिना किसी भाव के उस खून में तड़पते बॉडीगार्ड के ऊपर से कदम रखकर आगे बढ़ गया, सीधे झाओ जे की तरफ। अब झाओ जे पूरी तरह टूट चुका था। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। वो हाथ पैर के सहारे पीछे हटने लगा। उसका डर इतना बढ़ गया था कि उसने खुद पर नियंत्रण तक खो दिया। मैं धीरे धीरे उसके सामने जाकर रुक गया। सैकड़ों डरी हुई निगाहें मुझे देख रही थीं। मैंने धीरे से अपना पैर उठाया और उसी फीकी पड़ी हुई सस्ती स्पोर्ट्स शू से झाओ जे के उस डरे हुए और विकृत चेहरे पर जोर से रख दिया। उसका सिर टूटे हुए ग्लास के टुकड़ों से भरी ठंडी जमीन से दब गया। अपमान, ऐसा अपमान जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने नीचे झुककर उसके डर से बदले हुए चेहरे को देखा। मेरी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन वो पूरे कॉरिडोर में साफ गूंज गई। तुम्हारा स्कॉलरशिप सीट मुझे नहीं चाहिए। नेशनल अवेकेंड एग्जाम में मैं सबके सामने तुम्हारी उस हर चीज को तोड़ दूंगा जिस पर तुम्हें घमंड है। इतना कहकर मैंने धीरे से पैर हटा लिया। मैंने उसे दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं समझी। मैं मुड़ा, फिर जमीन से वो सोशल अवेकेंड एग्जाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म उठाया जिस पर पैरों के निशान लगे थे। मैंने धीरे धीरे उस पर लगी धूल साफ की, फिर अपना पुराना बैग उठाया और उन सभी लोगों के बीच से निकल गया जिन्होंने खुद मेरे लिए रास्ता खाली कर दिया था। कॉरिडोर की खिड़कियों से आती सूरज की रोशनी मेरी पीठ पर पड़ रही थी। मेरी परछाई बहुत लंबी दिखाई दे रही थी, अकेली, शांत, लेकिन ऐसी दबाव वाली कि कोई सीधे देख भी नहीं पा रहा था। उसी समय प्रिंसिपल ऑफिस में बूढ़े प्रिंसिपल मॉनिटर रिकॉर्डिंग देख रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे। स्क्रीन पर वही पल रुका हुआ था जब मैंने बॉडीगार्ड की दोनों बाहें काट दी थी। न कोई बड़ी एनर्जी एक्सप्लोजन, न कोई दिखावटी पावर, यहाँ तक कि स्पेस एबिलिटी की हल्की सी वेव भी लगभग महसूस नहीं हुई। और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि इसका मतलब था मेरी एबिलिटी सिर्फ अटैक नहीं कर रही थी, वो सीधे रूल्स लेवल पर काम कर रही थी। प्रिंसिपल जितना देखते गए उतना ही डरते गए। हाथ में पकड़ा टी कप भी संभल नहीं पाया, वो जमीन पर गिरकर टूट गया। ये लेवल एक स्टोरेज स्पेस नहीं है, ये स्पेस लॉ का वास्तविक उपयोग है। उसी पल उन्हें एहसास हुआ जियांगचंग में एक ऐसा मॉन्स्टर पैदा हो चुका था जिसकी असली ताकत अभी किसी ने देखी ही नहीं थी। उन्होंने तुरंत इमरजेंसी बटन दबाया, आदेश दिया, इस 3 मिनट की रिकॉर्डिंग को एसजी क्लास सीक्रेट घोषित करो, सारे ओरिजिनल डेटा सील कर दो, कोई भी इसकी जांच नहीं करेगा। इसके बाद उन्होंने पिछले 3 सालों की मेरी पूरी फाइल निकलवाने का आदेश दिया। वो उस छात्र को नए नजरिए से देखना चाहते थे जिसे अब तक सभी बेकार समझते आए थे। लेकिन स्कूल को मेरी असली कीमत समझ आने से पहले ही झाओ फैमिली ने असली हत्या का फैसला कर लिया था। झाओ फैमिली मैंशन, शानदार क्रिस्टल लाइट्स के नीचे माहौल बर्फ जैसा ठंडा था। झाओ जे सूजे हुए चेहरे के साथ सोफा पर पड़ा था। वो बार बार चिल्ला रहा था, मुझे बदला चाहिए, मैं उसे मरवाना चाहता हूँ, उसे जिंदा नहीं छोड़ना। लेकिन झाओ शोंग खिड़की के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसने पूरी घटना सुनी, फिर बिना कोई भाव दिखाए एक एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन शुरू की। दूसरी तरफ मौजूद आदमी का नाम था हाउंड। ये एक ऐसा मर्सनरी स्क्वाड था जो वाइल्ड एरिया में गंदे और खतरनाक काम करता था। झाओ शोंग ने सीधे कहा, 10 मिलियन स्टार कॉइंस, उसकी जान चाहिए। लेकिन जब हाउंड स्क्वाड को पता चला कि मैंने सिर्फ एक मुलाकात में उनके जैसे बॉडीगार्ड की दोनों बाहें खत्म कर दी, तो उन्होंने तुरंत कीमत बढ़ा दी। 5 मिलियन और, हमें बेहतर इक्विपमेंट चाहिए, हम सिर्फ एक्सीडेंट क्रिएट करेंगे, बाकी सब वाइल्ड बीस्ट संभाल लेंगे, मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन भी कुछ नहीं ढूंढ पाएगी। झाओ शोंग ने बिना सोचे स्वीकार कर लिया। उसके लिए फर्क नहीं पड़ता था कि मैं कितना खतरनाक था, क्योंकि उसके हिसाब से एक बार वाइल्ड एरिया में जाने के बाद हर इंसान आखिर में सिर्फ बीस्ट का खाना बन जाता है। 3 दिन बाद नेशनल अवेकेंड एग्जाम में अब सिर्फ
सिर्फ आधा महीना बचा था। जियांगचंग मिलिट्री और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आखिरी बड़ी प्रैक्टिकल ट्रायल आयोजित की। स्थान था सिटी के बाहर 07 वाइल्ड एरिया। इस ट्रायल को लेकर सभी हाई स्कूल स्टूडेंट्स बेहद उत्साहित थे, क्योंकि इसका सीधा असर एग्जाम इवैल्यूएशन पर पड़ना था। और सबसे बड़ा कारण था पहले स्थान का रिवॉर्ड, एक थर्ड ऑर्डर एनर्जी कोर, जिसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि हर अवेकेंड उसे पाने का सपना देखता था। स्कूल ग्राउंड पर मिलिट्री हवर व्हीकल्स खड़े थे। स्टूडेंट्स छोटे छोटे समूहों में बातें कर रहे थे, कुछ एक्साइटेड थे, कुछ नर्वस और कुछ जीतने के सपने देख रहे थे। लेकिन मैं एक पुराने टैक्टिकल बैकपैक के साथ अकेला खड़ा था और बाकी सबसे बिल्कुल अलग दिख रहा था। उस दिन के बाद कोई भी मेरे 3 मीटर के अंदर आने की हिम्मत नहीं करता था। मैं उनके लिए एक चट्टान जैसा था और एक ब्लैक होल जैसा भी, जिसके पास आने से डर लगता था। तभी भीड़ के बीच से एक बेहद खूबसूरत लड़की मेरी तरफ आई। सुशुए, जियांगचंग फर्स्ट हाई स्कूल की सबसे प्रसिद्ध लड़की और पूरे स्कूल की पहली जीनियस। उसने एस रैंक आइस वेपन टैलेंट अवेकन किया था, हमेशा लोगों की तारीफों और ध्यान के केंद्र में रहने वाली। उसने सफेद बैटल सूट पहना हुआ था, उसके आइस ब्लू बाल सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। वो बिल्कुल एक सुंदर लेकिन खतरनाक आइस ब्लेड जैसी लग रही थी। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आवाज में थोड़ी चेतावनी थी और थोड़ी आदत वाली ऊंचाई भी। वाइल्ड एरिया स्कूल कॉरिडोर नहीं है, तुम लेवल 1 वाले हो। बेहतर होगा कि बड़ी टीम के साथ रहना, सिर्फ ताकत साबित करने के लिए अपनी जान मत खो देना। उसके हिसाब से शायद ये एक काइंड एडवाइस थी, लेकिन मेरे लिए ऐसी दया जो इस सोच पर बनी हो कि मैं तुमसे ऊपर हूँ और तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए, वो सिर्फ झूठी दया थी। मैंने बस उसकी तरफ देखा और ठंडी आवाज में 2 शब्द बोले, घिन आती है। सुशुए वहीं रुक गई। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि वो खुद आगे बढ़कर बात करेगी। वो शायद उम्मीद कर रही थी कि मेरी तरफ से कोई धन्यवाद या चेतावनी भरा जवाब आएगा, लेकिन मेरे मुंह से निकले सिर्फ ये 2 शब्द, घिन आती है। सुशुए एक पल के लिए पूरी तरह जम गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा जवाब दूंगा। अगले ही पल उसके अंदर गुस्सा उबल पड़ा। उसने ठंडे चेहरे के साथ मुड़ते हुए कहा, ना समझ इंसान, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम अंदर जाकर कैसे बर्बाद होते हो। लेकिन मैंने बस अपना सिर नीचे कर लिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मेरे लिए जिन लोगों की कोई अहमियत नहीं होती, उनकी बातें भी सिर्फ शोर होती हैं। जल्द ही हवर बस विशाल अलॉय गेट को पार करते हुए 07 वाइल्ड एरिया में प्रवेश कर गई। ये जगह शहर से बिल्कुल अलग दुनिया थी। आसमान को छूने वाले विशाल पेड़, जिनकी मोटी और उलझी हुई जड़ें चारों तरफ फैली हुई थीं, नमी और सड़ांध से भरी हवा और अंधेरे कोनों में छिपे हुए अनगिनत खतरे, और अंधेरे में हर जगह छिपे हुए खतरे। हर चीज इंसान को याद दिला रही थी कि ये कोई ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं था, ये एक ऐसी जगह थी जहां सच में जान जा सकती थी। जैसे ही इंस्ट्रक्टर ने आदेश दिया, हजारों स्टूडेंट्स तुरंत जंगल में फैल गए। ज्यादातर लोग समझदार थे। उन्होंने सबसे पहले टीम बनाना चुना। 10-10, 20-20 लोगों के समूह बनाकर वे सावधानी से बाहरी क्षेत्र में एक एक करके लेवल 1 बीस्ट्स का शिकार करने लगे। आखिर सामान्य हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए छोटे वुल्फ और आयरन स्किन बोर जैसे लेवल 1 बीस्ट्स भी काफी खतरनाक थे, लेकिन मैंने किसी भी टीम में शामिल नहीं हुआ। जंगल में कदम रखते ही मैं भीड़ से अलग हो गया और अकेले ही जंगल के सबसे अंदर वाले हिस्से की तरफ बढ़ गया। मेरा लक्ष्य साफ था, मैप पर लाल रंग से चिन्हित किया गया वो क्षेत्र जहां लेवल 2 बीस्ट सबसे ज्यादा सक्रिय थे। दूसरे लोग खतरे से बचने के लिए टीम बनाते थे, लेकिन मुझे चाहिए था सिर्फ एफिशिएंसी। घने जंगल के अंदर रोशनी बहुत कम थी। एक सामान्य इंसान कुछ कदम चलने के बाद भी बार बार सावधान होकर देखता कि कहीं अचानक कोई चीज हमला न कर दे। लेकिन मेरी मेंटल पावर पहले ही एक अदृश्य जाल की तरह फैल चुकी थी। मेरे आसपास 100 मीटर के अंदर होने वाली हर हलचल मेरी नजरों से बच नहीं सकती थी। और फिर शिकार शुरू हुआ। बाएं आगे 30 मीटर पर एक लेवल 2 शैडो लेपर्ड पेड़ पर छिपा हुआ था। वो अपनी आदत के अनुसार शिकार के पास आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन मेरे कदम तक नहीं रुके। स्पेस ओपन, एज कवर, स्पेस क्लोज। अगले ही पल वहां सिर्फ एक बिना सिर का शरीर बचा था, जो अपनी गति के कारण आगे लुढ़क गया। फिर आया एक और बीस्ट, एक लेवल 2 रॉक आर्मर्ड पैंगोलिन, जिसकी रक्षा शक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी कठोर आर्मर सामान्य हथियारों के वार तक सह सकती थी, लेकिन जैसे ही उसने जमीन से अपना आधा शरीर बाहर निकाला, उसका आर्मर और मांस दोनों स्पेस के अंदर साफ साफ 2 हिस्सों में कट गए। मैं हर बीस्ट को खत्म करने के बाद उसकी एनर्जी कोर निकालकर स्टोरेज स्पेस में डाल देता। मेरे हर कदम में अभ्यास था, शांत, तेज और बिल्कुल बिना किसी बेकार हरकत के। मेरे पॉइंट्स ब्रेसलेट पर नंबर तेजी से बढ़ने लगे। 100, 220, 370, 510। लेकिन तभी मेरी रीढ़ की हड्डी से एक बेहद खतरनाक एहसास ऊपर दौड़ गया। बिना सोचे मेरे शरीर ने मेरे दिमाग से भी तेज प्रतिक्रिया दी। मैं तुरंत आगे की तरफ झुका और पास की झाड़ियों में रोल करते हुए छिप गया। लगभग उसी समय एक अंगूठे जितनी मोटी लार्ज कैलिबर स्नाइपर बुलेट तेज चीखती आवाज के साथ उस जगह से गुजरी जहां मैं अभी खड़ा था। धड़ाम! वो मेरे पीछे मौजूद 3 लोगों द्वारा मिलकर पकड़ने जितने बड़े पेड़ से टकराई। पूरा तना तुरंत फट गया। लकड़ी के टुकड़े चारों तरफ उड़ गए। ये गोली कोई सामान्य ट्रायल अटैक नहीं थी, ये एक प्रोफेशनल किल शॉट था। मैं झाड़ियों की छाया में आधा झुका हुआ बैठा था। मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी। लार्ज कैलिबर आर्मर पियर्सिंग बुलेट, 1000 मीटर दूर से सटीक निशाना, और ऊपर से ये पहले से तैयार किया गया एम्बुश रूट। इसके पीछे जाओ, फैमिली के अलावा मुझे कोई और नजर नहीं आया। मुझे खत्म करना चाहते हो तो फिर तुम में से कोई भी वापस नहीं जाएगा। 1000 मीटर दूर पहाड़ी पर स्नाइपर की भौहें सिकुड़ गईं। उसने सोचा था कि ये एक बहुत आसान मिशन होगा, लेकिन अभी मेरा डॉज मूवमेंट किसी स्टूडेंट जैसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऐसा शिकारी हो जिसने कई साल वाइल्ड एरिया में जिंदा रहना सीखा हो। उसी समय हाउंड स्क्वाड ने अपना घेरा छोटा करना शुरू कर दिया। 5 लोग, 2 तरफ से, एक सामने से। वे चाहते थे कि मुझे जल्दी से एक छोटे क्षेत्र में फंसा
फंसा दें। लेकिन उन्हें नहीं पता था असली हंटर कभी भी खुद को घिरे हुए स्थान के बीच में खड़ा नहीं रखता। मेरी मेंटल पावर पहले ही उन पांचों की पोजीशन, डिस्टेंस और मूवमेंट ट्रैक को लॉक कर चुकी थी। इसलिए मैं भागा नहीं, बल्कि जमीन से लगी छाया और पेड़ों के अंधेरे का इस्तेमाल करते हुए उनके सबसे कमजोर हिस्से की तरफ बढ़ गया। सबसे पहले गिरा नंबर 3। उसके हाथ में टैक्टिकल राइफल थी। वो धीरे धीरे सामने का क्षेत्र साफ कर रहा था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि खतरा सामने से नहीं, ऊपर से आएगा। जैसे ही वो एक विशाल पेड़ के नीचे पहुंचा, मैं पहले ही चमगादड़ की तरह पेड़ की छाया से उल्टा लटक चुका था। वो बस ऊपर देखने ही वाला था कि मैं 1 मीटर की दूरी के अंदर पहुंच चुका था। स्पेस ओपन, हेड कवर, स्पेस क्लोज। हल्की सी आवाज भी नहीं हुई। हाउंड टीम का वो सदस्य वार्निंग देने का मौका भी नहीं पा सका। उसकी गर्दन के ऊपर का हिस्सा गायब हो चुका था। मैंने उसके शरीर को धीरे से पकड़ा और पेड़ के पास टिका कर रख दिया। जमीन पर गिरने की आवाज तक नहीं हुई। कुछ ही देर बाद नंबर 4 उसे देखने आया। उसने एक अजीब मुद्रा में खड़े शरीर को देखा, लेकिन उसकी गर्दन खाली थी। उस पल उसका पूरा शरीर जम गया। उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। लेकिन उसी समय जब उसका ध्यान भटका, मैं फिर साइड की छाया से निकला। एक पल में आगे बढ़ा और फिर उसका सिर भी गायब हो गया। सिर्फ 1 मिनट में हाउंड स्क्वाड के 2 लोग खत्म हो चुके थे और दोनों बिना किसी आवाज के मारे गए थे। अब तक तूफान देख चुका हाउंड स्क्वाड लीडर भी सच में घबरा गया। उसे आखिर समझ आया कि इस बार उसका सामना किसी स्टूडेंट से नहीं था, बल्कि एक ऐसे मॉन्स्टर से था जो अंधेरे में बिना आवाज किए जिंदगी खत्म कर सकता था। उसने तुरंत गुस्से में चिल्लाकर सबको अपने पास आने का आदेश दिया। फिर उसने अपनी एबिलिटी पूरी ताकत से एक्टिवेट कर दी। सी रैंक विंड ब्लेड एबिलिटी, विंड ब्लेड स्टॉर्म। हवा की अनगिनत तेज धारें चारों तरफ घूमने लगी। जहां जहां वे गईं, पेड़, झाड़ियां और जमीन सब कागज की तरह कटने लगे। पूरा छिपने का क्षेत्र पल भर में तबाह हो गया और आखिर मैं उसकी नजरों के सामने आ गया। लीडर के चेहरे पर तुरंत खुशी दिखाई दी। उसे लगा कि आखिर उसने मुझे मजबूर कर दिया है। उसी समय 1000 मीटर दूर छिपा स्नाइपर भी फिर से अपना निशाना मेरी भौहों के बीच ले आया। उसने बिना हिचक ट्रिगर दबा दिया। धाए! इस बार ये पूरी तरह मौत का निशाना था, लेकिन मैंने डॉज नहीं किया। जब वो स्पेशल आर्मर पियर्सिंग बुलेट मेरी त्वचा से टकराने वाली थी, उसकी घूमती हुई ताकत से मेरे माथे के बाल तक हिल गए थे। लेकिन मेरी भौहों से सिर्फ 1 सेंटीमीटर पहले एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस खुल गया। इतना छोटा कि लगभग दिखाई भी नहीं दे रहा था। और अगले ही पल वो गोली जो टैंक आर्मर तक को छेद सकती थी, अपनी पूरी विनाशकारी शक्ति के साथ स्पेस के अंदर गायब हो गई। न कोई एक्सप्लोजन, न कोई डायरेक्शन चेंज और न ही कोई बड़ी हलचल। हवा धीरे धीरे शांत हो गई। धूल के कण धीरे धीरे नीचे गिरने लगे। लेकिन मैदान के बीच मैं अब भी बिल्कुल शांत खड़ा था, सही सलामत। इस दृश्य ने हाउंड स्क्वाड लीडर के दिमाग को एक पल के लिए पूरी तरह खाली कर दिया और मैंने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। मेरी नजर 1000 मीटर की दूरी पार करके सीधे उस पहाड़ी पर जा टिकी जहां स्नाइपर छिपा हुआ था। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैंने सिर्फ 3 शब्द बोले, तुम्हें वापस। अगले ही पल मेरे सामने की हवा फिर से हिलने लगी। वो गोली जिसे अभी अभी स्पेस के अंदर कैद किया गया था, उसी गति से, उसी कोण से, सीधे उसी रास्ते से वापस बाहर निकली। पहाड़ी पर छिपे स्नाइपर को प्रतिक्रिया करने तक का मौका नहीं मिला। उसने बस देखा कि स्कोप के अंदर अचानक एक तेजी से बड़ा होता हुआ काला बिंदु दिखाई दिया। फिर धड़ाम! उसकी हाई प्रिसीजन स्नाइपर राइफल और स्पेशल स्कोप उसी पल फट गए और वो गोली जिसे उसने खुद चलाया था सीधे उसकी दाईं आंख में घुस गई। उसका पूरा सिर पीछे की तरफ उछल गया। कम्युनिकेशन चैनल में सिर्फ एक छोटी सी चीख सुनाई दी। फिर पूरी तरह सन्नाटा। इस पल हाउंड स्क्वाड लीडर आखिर समझ गया। उसने जिस चीज को उकसाया था वो कोई साधारण स्टूडेंट नहीं था, वो एक मॉन्स्टर था। इसलिए उसकी पहली प्रतिक्रिया लड़ने की नहीं बल्कि भागने की थी। उसने पूरी ताकत से अपनी विंड एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। उसके पैरों के नीचे तेज हवा जमा होने लगी। वो तुरंत पीछे मुड़कर भागना चाहता था। साथ ही उसने अपने सामने अपनी सबसे मजबूत डिफेंसिव स्किल बना ली, विंड बैरियर। लेकिन समस्या ये थी, हवा सिर्फ एक एलिमेंट थी और स्पेस उन सभी एलिमेंट्स को संभालने वाला रूल था। सच्चे स्पेस लॉ के सामने उसकी वो विंड वॉल जो कभी कैनन शेल तक रोक सकती थी, कागज जैसी कमजोर थी। मैं बस उसके आर पार निकल गया। न कोई रुकावट, न कोई देरी, ऐसे जैसे पानी की एक परत को पार कर रहा हूँ। अगले ही पल मैं उसके सामने 1 मीटर की दूरी पर था। फिर मैंने हाथ उठाया। स्पेस ओपन, हेड कवर, स्पेस क्लोज। उसका सिर हवा में उड़ गया। उसकी आंखों में आखिरी पल तक अविश्वास और डर जमा हुआ था। जहां तक उसके बिना सिर वाले शरीर की बात थी, वो 2 सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। फिर खून का फव्वारा निकलने के साथ भारी आवाज में जमीन पर गिर गया। अब तक हाउंड स्क्वाड के 5 लोग खत्म हो चुके थे। पहली गोली चलने से लेकर लीडर के मरने तक पूरा समय 3 मिनट से भी कम था। मैंने तुरंत उनकी चीजें लूटने की जल्दी नहीं की। पहले मैंने पूरा सीन चेक किया, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था ऐसे प्रोफेशनल डर्टी जॉब्स में सबसे कीमती चीज गन या बैकपैक में नहीं होती, वो होती है कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स में। और जैसा मैंने सोचा था, कुछ ही देर में मुझे लीडर की टैक्टिकल वेस्ट के अंदर से एक हल्की रोशनी वाला मिलिट्री कम्युनिकेटर मिला। जैसे ही मैंने उसे उठाया, अंदर से जाओ शोंग की ठंडी आवाज आई, हाउंड, काम हो गया? जो हिडन बीस्ट बॉक्स मैंने दिया था उसका इस्तेमाल किया या नहीं? बस उसे उसके ऊपर फेंक देना। 10 किलोमीटर के अंदर मौजूद सभी लेवल 2 बीस्ट उसकी तरफ खींचे चले आएंगे। उसके बाद वो जिंदा नहीं बचेगा। मिलिट्री भी इसे सिर्फ एक्सीडेंट मानेगी। ये सुनकर मेरे हाथ रुक गए, लेकिन मेरी आंखों में उठने वाला गुस्सा अब सिर्फ हत्या की इच्छा नहीं था, क्योंकि अब मुझे सब समझ आ चुका था। जाओ
जाओ फैमिली का असली लक्ष्य सिर्फ मुझे वाइल्ड एरिया में मरवाना नहीं था, उनका असली प्लान था हिडन बीस्ट बॉक्स की मदद से पूरे आउटर ट्रायल एरिया को एक विशाल शिकार मैदान बना देना, फिर हजारों स्टूडेंट्स की जान को दांव पर लगाकर जाओ जे के लिए एक शानदार फर्स्ट प्लेस तैयार करना। दूसरे शब्दों में वे सभी लोगों की लाशों पर पैर रखकर जाओ जे को ऊपर चढ़ाना चाहते थे। मैंने कम्युनिकेटर को हाथ में दबाया और अगले ही पल उसे चकनाचूर कर दिया। फिर मैं मुड़ा और हाउंड लीडर का बैकपैक खोला। जल्द ही मुझे उसमें कुछ छोटे छोटे जल चुके टुकड़े मिले, उनमें से अभी भी हल्की डार्क रेड रंग की चमक निकल रही थी। एक अजीब मीठी लेकिन खतरनाक गंध हवा में फैल गई। इससे साफ साबित हो गया जाओ शोंग झूठ नहीं बोल रहा था। हाई कॉन्सेंट्रेशन बीस्ट अट्रैक्शन इंसेंस, और ये सिर्फ एक नहीं था, कई थे। जाओ फैमिली पागल हो चुके हैं। उसी पल जमीन जोर जोर से कांपने लगी। ये कोई हल्का कंपन नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के नीचे कोई विशाल ड्रैगन करवट ले रहा हो। पैरों के नीचे की मिट्टी और सूखे पत्ते हिलने लगे। फिर चारों दिशाओं से भयानक गर्जना सुनाई देने लगी। विशाल पेड़ एक एक करके गिरने लगे। आसमान धूल से भर गया और अनगिनत लाल चमकती बीस्ट आइज अंधेरे में दिखाई देने लगी। वे सभी आउटर ट्रायल एरिया की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। बीस्ट टाइड, एक ऐसी बीस्ट टाइड जो इस ट्रायल के लेवल से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। मेरी एबिलिटी के साथ मैं इस समय आसानी से बच सकता था। अगर मैं छिप जाता तो कोई बीस्ट आसानी से मुझे ढूंढ नहीं सकती थी। लेकिन समस्या ये थी, अगर बीस्ट टाइड सच में आउटर कैंप तक पहुंच गई और बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स मारे गए तो पूरे देश का ध्यान खींचने वाला अवेकेंड एग्जाम शायद टल सकता था या पूरी तरह रद्द हो सकता था, और तब मेरा पूरा प्लान खत्म हो जाता। जाओ जे को सबके सामने हराना, उसका घमंड तोड़ना, फर्स्ट प्लेस हासिल करना और थर्ड ऑर्डर एनर्जी कोड लेना, ये सब जाओ फैमिली नष्ट कर देती। इसलिए मैं इस बीस्ट टाइड को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मेरी राह कोई नहीं रोक सकता, न जाओ फैमिली न ये बीस्ट्स। इसलिए मैंने पीछे हटने के बजाय उस विशाल बीस्ट टाइड की तरफ सीधा कदम बढ़ाया। उसी समय 07 वाइल्ड एरिया के आउटर सी एरिया में पूरी तरह अफरा तफरी मच चुकी थी। सुशुए 10 से ज्यादा स्टूडेंट्स को संभाल रही थी। उसने लगातार आइस वॉल्स बनाकर पहली लहर के आयरन स्किन बोर्स और अन्य बीस्ट्स के हमलों को रोका, लेकिन जल्द ही उन आइस वॉल्स पर दरारें पड़ने लगी। दीवार के बाहर बीस्ट्स पागलों की तरह टकरा रही थीं, काट रही थीं, फाड़ रही थीं। स्टूडेंट्स के चेहरे डर से सफेद पड़ चुके थे। साफ दिख रहा था कि वे ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। कोई रोते हुए पूछ रहा था अब क्या करें। कोई डर के बीच जाओ जे का नाम ले रहा था। वो हमेशा खुद को स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बताता था, फिर ऐसे समय पर कहाँ गायब है। तभी एक लड़की रोते हुए चिल्लाई, उस पर भरोसा मत करो। अभी जब बीस्ट्स आई उसने लीमिंग को आगे धक्का दे दिया और खुद भाग गया। ये एक वाक्य सबकी आखिरी उम्मीद भी खत्म कर गया। जाओ जे, वही जाओ फैमिली का यंग मास्टर जो हमेशा दूसरों के सामने अपना रुतबा दिखाता था, लेकिन असली मौत के समय उसने अपने साथी की जान को अपनी भागने की कीमत बना दिया। सुशुए गुस्से और हैरानी से भर गई, लेकिन उसके पास जाओ जे को कोसने का समय नहीं था, क्योंकि अगली बीस्ट वेव आ चुकी थी। आइस वॉल टूटने वाली थी। इसलिए उसने दांत भींच लिए और अपनी एबिलिटी को जबरदस्ती लिमिट तक इस्तेमाल किया। उसने अपनी सबसे बड़ी एरिया स्किल एक्टिवेट की, आइस एज। नीली ठंडी लहर जोरदार आवाज के साथ बाहर फैल गई। सामने के लगभग 100 मीटर का क्षेत्र तुरंत बर्फ से ढक गया। दर्जनों लेवल 1 बीस्ट उसी पल आइस स्टैचू बन गई। कुछ समय के लिए हमला रुक गया, लेकिन इतनी बड़ी स्किल का इस्तेमाल करना उसके लिए भी बहुत भारी था। स्किल खत्म होते ही उसने अचानक खून की उल्टी की। एक घूंट खून जैसा तरल उसके मुंह से निकला। वो एक घुटने के बल जमीन पर गिर गई। उसका चेहरा डरावने तरीके से सफेद पड़ चुका था। उसके शरीर में बची हुई एबिलिटी एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी थी। और ठीक उसी समय जब वो अपनी सबसे कमजोर हालत में थी, धड़ाम, सामने की जमीन अचानक फट गई। मिट्टी और पत्थर आसमान तक उछल गए। एक ऐसा विशाल बीस्ट बाहर निकला जिसकी लंबाई 15 मीटर से भी ज्यादा थी। उसका पूरा शरीर काले आर्मर जैसे स्केल से ढका हुआ था। उसके सिर पर एक विशाल सींग था और उसकी आंखों में बेहद खतरनाक हिंसा थी। ये था लेवल 3 कमांडर क्लास बीस्ट, आयरन आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन। जैसे ही वो दिखाई दिया, सभी स्टूडेंट्स के चेहरों पर निराशा छा गई, क्योंकि ये वो चीज थी जो हाई स्कूल ट्रायल में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए थी। और पहले से ही लेवल 1 बीस्ट से अपनी सीमा तक पहुंच चुके ये स्टूडेंट्स इस मॉन्स्टर का सामना बिल्कुल नहीं कर सकते थे। सुशुए भी ये बात समझती थी। उसके शरीर में एनर्जी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वो इतनी कमजोर हो गई थी कि अपनी उंगलियां तक नहीं हिला सकती थी। वो सिर्फ अपनी आंखों के सामने उस विशाल आयरन आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन को देख सकती थी। वो अपना विशाल सिर नीचे झुकाने लगा। उसका बड़ा मुंह खुला और वो सुशुए को निगलने के लिए आगे बढ़ा। उसके मुंह से निकलने वाली बदबूदार गर्म हवा सीधे चेहरे पर लगी। मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी। सुशुए ने निराश होकर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी शुआ, एक काली चमकती हुई परछाई अंधेरे आसमान को चीरते हुए आई। वो दर्जनों मीटर ऊंचे पेड़ की शाखाओं से ऐसे गिरी जैसे किसी ने फिजिक्स के नियम तोड़ दिए हो। धड़ाम, भारी आवाज के साथ जमीन फिर से कांप उठी। वो काली परछाई किसी विशाल पत्थर की तरह जमीन पर आ गिरी। धूल और मिट्टी की लहर चारों तरफ फैल गई। इतनी ताकत थी कि आयरन आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन का विशाल सिर भी पीछे हिल गया। सुशुए ने अचानक आंखें खोल दी। उसने देखा एक इंसान। वो शरीर से बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उस पल ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरे आसमान को संभाल सकता है। वो अपना फीका पड़ा हुआ पुराना बैकपैक पहने खड़ा था। उसके पैरों के नीचे आधा मीटर गहरा गड्ढा बन चुका था और उसके ठीक सामने
आयरन आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन का विशाल मुंह था, मौत से बस कुछ दूरी। उस पल समय जैसे रुक गया। तेज हवा ने तुम्हारे बालों को हिलाया। तुम्हारे हाथ में अभी भी हाउंड स्क्वाड लीडर से मिली स्पेशल अलॉय कॉम्बैट नाइफ थी। तुम्हारी पीठ छोटी थी, लेकिन वो ऐसे खड़ी थी जैसे एक विशाल पहाड़ हो। तुमने सूशुए और उस लेवल 3 कमांडर बीस्ट के बीच खड़े होकर सारे खतरे को रोक दिया। सूशुए पहले तो हैरान रह गई, फिर उसका चेहरा बदल गया। वो चिल्लाई, लिनेन तुम पागल हो गए हो, भागो, वो लेवल 3 कमांडर बीस्ट है, उसकी डिफेंस आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स तक नहीं रोक पाती, तुम मर जाओगे। लेकिन तुमने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। आयरन आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन पूरी तरह गुस्से में आ चुका था। उसने अपना मुंह खोला, उसकी दहाड़ से आसपास खड़े स्टूडेंट्स तक कांप उठे। फिर उसकी हड्डियों से भरी विशाल पूंछ लोहे की दीवार की तरह तुम्हारी तरफ घूमी। जहां से वो गुजरी पेड़ टूट गए, जमीन फट गई। अगर तुमने सीधा सामना किया तो हार निश्चित थी, लेकिन अगर पीछे हटे तो तुम्हारे पीछे खड़े सभी लोग मर जाते। एक पल में तुम्हारा दिमाग पूरा हिसाब लगा चुका था। एक क्यूबिक मीटर स्पेस इस विशाल बीस्ट के पूरे सिर को नहीं समा सकता था। सामान्य स्पेस कटिंग भी इस पर ज्यादा असर नहीं करेगी। अगर इसे खत्म करना है तो सिर्फ उसकी सबसे कमजोर जगह पर वार करना होगा। बस एक मौका चाहिए। इसलिए तुम आयरन आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन की तरफ दौड़ पड़े। सूशुए का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसकी नजर में ये लड़ाई नहीं थी, ये सीधा मौत को गले लगाना था। जैसा उसने सोचा था, आयरन आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन ने अपना विशाल पैर ऊपर उठाया। एक छोटे ट्रक जितना बड़ा पंजा सीधे तुम्हारे ऊपर गिरने वाला था। लेकिन ठीक उसी पल जब उसकी छाया पूरी तरह तुम्हारे ऊपर छा गई, तुम्हारा शरीर अचानक नीचे झुका और एक असंभव गति वाले स्लाइड के साथ तुम उसके पैर गिरने की जगह से निकलकर सीधे उसके पेट के नीचे पहुंच गए। धड़ाम, उसका विशाल पैर जमीन पर गिरा। जमीन में गहरा गड्ढा बन गया। सूशुए ने अपनी उंगलियों के बीच से यह दृश्य देखा। वो पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसे पता था आयरन आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन का पेट उसका सबसे कमजोर हिस्सा था, लेकिन कमजोर का मतलब कमजोर नहीं था। वहां की आर्मर भी बेहद मजबूत थी। सामान्य हमला उसे तोड़ ही नहीं सकता था, लेकिन तुम्हारा इरादा आर्मर तोड़ना था ही नहीं। विशाल बीस्ट के पेट के नीचे चारों तरफ धूल और मिट्टी गिर रही थी। तुमने खुद को संभाला, फिर वो अलॉय कॉम्बैट नाइफ फेंक दी। अब उसका कोई उपयोग नहीं था। तुमने सिर उठाया, अपनी सेंसिबिलिटी से उसके शरीर के अंदर धड़कते हुए हार्ट को लॉक कर लिया। अगले पल तुमने दोनों हाथ ऊपर उठाए और उस ठंडी कठोर आर्मर पर रख दिए। ये न कोई स्लैश था, न कोई पावर चार्ज, बस एक अजीब सी शांत छुअन। बिना आवाज किए स्पेस लॉ आर्मर को पार कर गया और सीधे आयरन आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन के चेस्ट के अंदर खुल गया। उस पल तुम्हारी आंखें जजमेंट जैसी ठंडी थी। टूट जा, आदेश निकल गया। एक क्यूबिक मीटर की एब्सोल्यूट डार्क स्पेस सीधे उसके कार जितने बड़े हार्ट को घेर चुकी थी और फिर बंद हो गई। धक, एक बेहद भारी कटिंग साउंड उसके शरीर के अंदर गूंजी। आयरन आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन की आसमान हिला देने वाली दहाड़ अचानक रुक गई। उसका विशाल शरीर वहीं जम गया। उसकी लाल चमकती आंखों में मौजूद हिंसा धीरे धीरे खत्म होने लगी। अब वहां सिर्फ जीवन के खत्म होने का डर था। बाहर से उसका शरीर बिल्कुल सही था, लेकिन वो साफ महसूस कर सकता था उसकी सारी शक्ति का स्रोत अचानक गायब हो चुका था। और उसी पल तुम उसके पेट के नीचे से बाहर निकल चुके थे। तुमने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। 2 सेकंड बाद धड़ाम, पहाड़ जैसे विशाल आयरन आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन का शरीर पूरी तरह गिर गया। जमीन फिर से कांप उठी। धूल के बीच सूशुए उस मॉन्स्टर को देखती रह गई। उसके शरीर पर एक भी चोट नहीं थी, लेकिन उसकी सांस पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वो जैसे अंदर से खाली हो गई। उसकी आइस एज एबिलिटी भी इस बीस्ट को कुछ समय के लिए रोक नहीं पाई थी, लेकिन जिस व्यक्ति को सब लेवल एक वेस्ट समझते थे, उसने सिर्फ एक स्पर्श से उसे खत्म कर दिया। ये अब ताकत का अंतर नहीं था, ये कुछ ऐसा था जिसे वो समझ ही नहीं सकती थी। तुम आयरन आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन के पास गए। एक विचार के साथ उसका विशाल हार्ट बाहर गिर गया। वो जमीन पर भारी आवाज के साथ गिरा। तुमने बिना किसी भाव के अपना हाथ अंदर डाला। कुछ ही देर बाद तुमने एक मुट्ठी जितना बड़ा काला एनर्जी क्रिस्टल बाहर निकाला। उसके अंदर जैसे तरल ऊर्जा बह रही थी। लेवल 3 कमांडर ग्रेड अर्थ ड्रैगन कोर। सूशुए ने आखिर अपनी चेतना वापस पाई। उसकी आवाज कमजोर थी। लिन, एन, तुम आखिर, लेकिन तुमने सिर्फ ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा। रास्ते से हटो, सिर्फ 3 शब्द और उसके सारे सवाल वहीं रुक गए। फिर तुमने आयरन आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन के पैर को पकड़ा, एक गहरी सांस ली और अपनी पूरी ताकत से 10 टन भारी उस विशाल शरीर को खींचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे तुम उस पहाड़ जैसे मॉन्स्टर को घसीटते हुए ट्रायल कैंप की तरफ चल पड़े। अंधेरे जंगल में चारों तरफ बीस्ट टाइड की आवाजों के बीच वो छोटा सा शरीर एक विशाल मॉन्स्टर को खींचता हुआ आगे बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई देव दानव योद्धा मैदान में उतर आया हो। मैं जो कर रहा था उसे देखकर सूशुए पूरी तरह स्तब्ध रह गई। जब उसे युद्ध के समय अपने साथियों को छोड़कर भागने वाले झाउजे की याद आई तो उसके मन में उसके प्रति घृणा और भी बढ़ गई। उसी समय मेरी पीठ की छवि भी उसके दिमाग में हमेशा के लिए एक निशान की तरह छप गई। वहीं दूसरी तरफ 7 नंबर खरनो क्षेत्र का अस्थायी कैंप पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका था। बाहरी सुरक्षा रेखा कभी भी टूट सकती थी। सैनिकों को आदेश दिया जा रहा था कि वे छात्रों को पीछे हटाएं। कमांड सेंटर के अंदर एक कर्नल अधिकारी रडार पर लगातार करीब आते हुए लाल बिंदुओं के बड़े समूह को घूर रहा था। उसका चेहरा बेहद गंभीर था। वो तुरंत खुफिया विभाग से स्थिति की जानकारी मांगने वाला था। तभी उसी समय झाओ ज़े लड़खड़ाते हुए अंदर घुस आया। वो सीधे जमीन पर गिर पड़ा और घबराई हुई आवाज में बोला, सर, मुझे पता है ये जानवरों का हमला कैसे शुरू हुआ। ये लिन आन है, वही स्तर एक कचरा क्षमता वाला इंसान। कर्नल ने भौहें सिकोड़ ली। साफ साफ बताओ। ये सुनते ही झाओ ज़े ने तुरंत सच को उल्टा कर दिया। उसने कहा कि मुझे नहीं पता कहां से एक बेहद शक्तिशाली आकर्षण पदार्थ मिला और मैंने उसे पूरे क्षेत्र में फैला दिया। उसने ये भी कहा कि मैं सभी लोगों को
अपने साथ मरवाना चाहता था। मतलब झाओ जे मेरी मौत का इंतजार कर रहा था ताकि इस पूरे मामले का दोष मेरे ऊपर डाल सके और खुद को एक बहादुर नायक की तरह दिखा सके। कर्नल का चेहरा धीरे धीरे और ज्यादा कठोर होता गया। झाओ जे के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। वो सोच रहा था कि अब वो आग में और घी डाल देगा। लेकिन तभी कैंप के प्रवेश द्वार की तरफ से भारी कदमों की आवाज आई। धड़ धड़ धड़। वो आवाज धीरे धीरे करीब आती गई, जैसे हर कदम वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों पर पड़ रहा हो। कुछ ही समय बाद धुंध धीरे धीरे हटने लगी और सभी लोगों की डरी हुई आंखों के सामने मैं एक हाथ से उस पहाड़ जैसे विशाल 3 स्तरीय कमांडर स्तर के आयरन आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन के शव को घसीटते हुए कैंप में दाखिल हुआ। मेरे पूरे शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी। मेरा चेहरा शांत और ठंडा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं नरक से निकल कर आया कोई दानव देवता हूँ। मैंने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया, सीधे झाओ जे के सामने जाकर रुक गया। फिर दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ हंटर डॉग टीम का टैक्टिकल बैग और वो कम्युनिकेशन डिवाइस जिसे मैंने अपने हाथों से कबाड़ बना दिया था, उसके पैरों के पास जोर से फेंक दिया। मैंने ठंडी आवाज में कहा, झाओ परिवार, मुझे इसका जवाब चाहिए। ये सब क्या तुम्हारा किया हुआ है? पूरा कैंप अचानक ऐसा शांत हो गया जैसे एक पल में सारी आवाजें खींच ली गई हों। झाओ जे के चेहरे पर मौजूद घमंड तुरंत जम गया। उसकी आंखों में सिर्फ डर रह गया। पूरा शरीर भूत की तरह सफेद पड़ गया। उसके मुंह से अनजाने में निकल गया, तुम मरे नहीं? कहने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने लगभग खुद ही अपना अपराध कबूल कर लिया है। मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। मैंने पैर से बैग को दूर लात मारी। अंदर से जले हुए गहरे लाल रंग का डिब्बा, हंटर डॉग टीम के कप्तान का पहचान पत्र और वो कम्युनिकेशन डिवाइस जिसमें अभी भी हल्की रोशनी चमक रही थी, सब बाहर निकलकर जमीन पर गिर गए। फिर मैंने प्ले बटन दबाया। अगले ही पल झाओ शॉन्ग की ठंडी और बेचैन आवाज पूरे कैंप में गूंज उठी, बस उस चीज को उसके ऊपर फेंक देना। 10 किलोमीटर के अंदर मौजूद सभी दूसरे स्तर के जानवर उसकी तरफ खींचे चले आएंगे। तब तक उसकी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। सेना भी इसे सिर्फ एक दुर्घटना मानेगी। ये आवाज सुनते ही पूरा कैंप फट पड़ा। सच में झाओ परिवार ने किया है। उन्होंने लोगों को मारने के लिए हत्यारे भेजे। वो हमें भी मरवाना चाहते थे। झाओ जे जैसा इंसान। कर्नल का चेहरा इस समय बेहद भयानक हो चुका था, लेकिन झाओ जे अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो जमीन पर पड़ा हुआ चिल्लाने लगा, एक स्तर एक क्षमता वाला इंसान कैसे हंटर डॉग टीम को हरा सकता है? वो 3 स्तर के आयरन आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन के शव को यहाँ तक कैसे ला सकता है? ये सब झूठ है। ये मुझे फंसाने की साजिश है। ये सुनकर मेरे चेहरे पर आखिरकार एक हल्की सी मुस्कान आई। स्तर 1? मैंने अपना हाथ उठाया और एक टूटा हुआ खून से सना हुआ छात्र निगरानी कंगन दिखाया। तुम कहना चाहते हो कि एक स्तर एक इंसान ने तुम्हारे अपराध का सबूत यूं ही उठा लिया? अगले ही पल मैंने उस कंगन की सुरक्षा प्रणाली तोड़ दी। एक वीडियो कमांड सेंटर की बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देने लगा। वीडियो में जानवरों का झुंड हमला कर रहा था। झाओ जे ने न केवल किसी की मदद नहीं की, बल्कि अपने पास खड़े ली मिंग को पकड़कर अपने सामने ढाल बना दिया और खुद बिना पीछे देखे भाग गया। वीडियो के आखिरी हिस्से में उसका चेहरा रुक गया। उस चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि बच निकलने की खुशी और विकृत मुस्कान थी। अगर रिकॉर्डिंग ने लोगों के अंदर सिर्फ गुस्सा पैदा किया था, तो इस वीडियो ने उनकी हत्या करने जैसी नफरत को पूरी तरह जगा दिया। झाओ जे, मेरे भाई की जान वापस कर। ऐसा इंसान जिंदा रहने के लायक नहीं है। उसी समय सुशुए भी कुछ लड़कियों के सहारे लड़खड़ाते हुए आगे आई। उसका चेहरा अभी भी पीला था, लेकिन उसने दांत भींचकर सबके सामने गवाही दी, मैं साबित कर सकती हूँ। झाओ जे ने सच में अपने साथियों को छोड़कर अकेले भागने की कोशिश की थी और लिनान ने हम सभी को बचाया। एक एसबी प्रतिभाशाली की गवाही के बाद झाओ जे की आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह टूट गई। कर्नल ने गहरी सांस ली और तुरंत मुड़कर आदेश दिया, सुरक्षा दल, झाओ जे को गिरफ्तार करो। उसे हिरासत में लेकर सैन्य अदालत में सबसे उच्च स्तर की सुनवाई के लिए भेजा जाए। झाओ जे पूरी तरह टूट गया। वो दर्द और डर में चीखने लगा। लेकिन तभी मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत किसकी है? एक गूंजती हुई आवाज बिजली की तरह पूरे कैंप में फैल गई। एक भयानक शक्ति का दबाव अचानक पूरे क्षेत्र में फैल गया। छात्र एक के बाद एक घुटनों पर गिरने लगे। कमजोर लोग तो सीधे बेहोश हो गए। अगले ही पल महंगे कपड़े पहने एक मध्यम उम्र का आदमी झाओ जे के सामने आकर खड़ा हो गया। वो था झाओ परिवार का मुखिया झाओ शॉन्ग। उसने जमीन पर पड़े सबूतों को देखा तक नहीं, उसकी नजर सिर्फ मुझ पर थी। उसकी आंखों में हत्या की भावना साफ दिखाई दे रही थी। लड़के, मेरे बेटे और मेरे झाओ परिवार को बदनाम करने की हिम्मत की है? आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उसकी आवाज खत्म होते ही एक विशाल ऊर्जा से बनी हुई हथेली मेरे सिर की तरफ तेजी से बढ़ी। छठा स्तर बहुत मजबूत है। मैं वहीं खड़ा रहा। मेरी आंखों में जरा भी डर नहीं था। अब उनमें सिर्फ पूरी तरह जाग चुकी विनाश की इच्छा थी। मेरे सामने हवा में मेरा स्पेस धीरे धीरे मुड़ने लगा। मैंने फैसला कर लिया था, चाहे मुझे गंभीर चोट ही क्यों न लगे, पहले झाओ शॉन्ग की एक बांह खत्म करूंगा। लेकिन ठीक उसी समय बेशर्म मेरे सामने से एक गुस्से भरी आवाज गूंजी। पता नहीं कब, लेकिन वही कर्नल मेरे सामने आकर खड़ा हो चुका था। उसने कोई बड़ा दिखावा नहीं किया, बस साधारण तरीके से अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाई और अगले ही पल झाओ शॉन्ग की ऊर्जा से बनी विशाल हथेली वहीं टूटकर बिखर गई। उसके बाद वो भयानक शक्ति सीधी झाओ शॉन्ग के सीने में जा लगी। झाओ शॉन्ग का पूरा शरीर हवा में उड़ गया। उसके मुंह से खून निकला और वो कई मीटर दूर जाकर सैन्य तंबू से टकराकर गिर पड़ा। सिर्फ एक मुक्का छठे स्तर के योद्धा को पीछे हटाने के लिए काफी था। कर्नल ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी वापस खींची। उसकी आंखें बेहद ठंडी थीं। मेरे सैन्य कैंप में खुलेआम सैन्य गवाह और इस परीक्षा के प्रथम स्थान वाले छात्र पर हमला करने की हिम्मत? झाओ शॉन्ग, क्या तुम चाहते हो कि पूरा झाओ परिवार तुम्हारे साथ दफन हो जाए? उस एक वाक्य ने झाओ परिवार के पिता पुत्र का भविष्य तय कर दिया। बहुत जल्दी झाओ शॉन्ग और झाओ जे दोनों को टूटे हुए बोरे की तरह घसीट कर ले जाया गया और झाओ परिवार द्वारा रची गई पूरी साजिश भी सबके सामने पूरी तरह
उजागर हो गई। कैंप में सन्नाटा छा गया। अब जब भी छात्र मेरी तरफ देखते थे, उनकी आंखों में पहले वाला मजाक नहीं था। अब वहाँ सिर्फ हैरानी, सम्मान और डर था। और जब कर्नल मेरी तरफ मुड़ा तो उसकी आंखों में मौजूद गुस्सा धीरे धीरे गायब हो चुका था। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बल्कि बिना छिपाए हुए सम्मान और गर्मजोशी थी। लिनान, तुमने तीसरे स्तर के कमांडर आयरन आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन को मारा, अपराधियों का पर्दाफाश किया और अपने साथियों को बचाया। तुम्हारे योगदान को देखते हुए सैन्य दल ने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि इस संयुक्त परीक्षा में पहला स्थान तुम्हारा है। ये कहते हुए उसने अपने सहायक से एक विशेष धातु का बॉक्स लिया और मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये तुम्हारा इनाम है, तीसरे स्तर के अर्थ ड्रैगन का एनर्जी कोर। इसके बाद उसने एक ऐसा निमंत्रण दिया जिसे सुनकर अनगिनत लोग पागल हो जाते। इसके अलावा मैं पूर्वी सैन्य क्षेत्र की तरफ से तुम्हें आधिकारिक निमंत्रण देता हूँ। क्या तुम सभी प्रक्रियाओं को छोड़कर सीधे ड्रैगन स्पेशल फोर्स में शामिल होना चाहोगे? मैंने बॉक्स लिया। उसके अंदर मौजूद विशाल ऊर्जा को महसूस करते हुए मेरे दिल पर रखा भारी पत्थर आखिर थोड़ा हल्का हुआ। लेकिन अगले ही पल मैंने सिर उठाया और धीरे से सिर हिला दिया। माफ कीजिए अधिकारी, सेना में शामिल होने से पहले मुझे इसका इस्तेमाल अपनी छोटी बहन की जान बचाने के लिए करना होगा। मैं लगभग बिना रुके सीधे फर्स्ट सेंट्रल हॉस्पिटल वापस पहुंचा, लेकिन किस्मत जैसे जानबूझकर मेरा मजाक उड़ा रही थी। मैंने आईसीयू का दरवाजा खोला। जिस दृश्य की मैंने कल्पना की थी, मेरी बहन शांति से सो रही होगी, वो बिल्कुल नहीं था। उसकी जगह थी कान फाड़ देने वाली अलार्म की आवाज। कमरा बर्फ जैसा ठंडा था। बिस्तर पर लेटी लिनशिया का पूरा शरीर दिखाई देने वाली बर्फ की परत से ढका हुआ था। यहाँ तक कि धातु की रेलिंग और चादर के किनारे भी चमकदार बर्फ के फूलों से जम चुके थे। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। सीने की हल्की सी उठापटक भी लगभग रुकने वाली थी। मॉनिटर पर सभी आंकड़े लाल चेतावनी के साथ तेजी से चमक रहे थे। मेरे दिमाग में जैसे धमाका हुआ। मैं तुरंत मुख्य डॉक्टर के पास पहुंचा और घबराई हुई आवाज में पूछा, क्या हुआ? मैं जाने से पहले तो वो ठीक थी। डॉक्टर के माथे पर पसीना था। उसकी आवाज भी घबराहट से कांप रही थी। बदलाव आ गया है। तुम्हारी बहन के शरीर में मौजूद डीप फ्रॉस्ट डिजीज अचानक खतरनाक रूप से बदल गई है। उस ठंडी ऊर्जा ने जैसे अपनी खुद की चेतना बना ली है। वो अब हर बाहरी ऊर्जा को बाहर निकाल रही है और निगल रही है। अभी हमने जो सामान्य ऊर्जा दवा देने की कोशिश की, वो भी पूरी तरह जम गई। ये कहते हुए डॉक्टर की नजर मेरे हाथ में पकड़े धातु के बॉक्स पर गई। उसकी आंखों में उम्मीद भी थी और डर भी। तीसरे स्तर के अर्थ ड्रैगन कोर की ऊर्जा बहुत ज्यादा हिंसक है। अगर अभी इसका इस्तेमाल किया गया तो ये उसे बचाएगा नहीं, बल्कि आग में घी डाल देगा। ये उसकी शरीर की ठंडी ऊर्जा को तुरंत भड़का देगा और वो उसी समय बर्फ की मूर्ति बन सकती है। ये सुनते ही मेरी सारी उम्मीदें जैसे टूट कर बिखर गईं। मैं धीरे धीरे अपनी बहन के बिस्तर की तरफ देखने लगा। उसकी बंद पलकों और शांत चेहरे को देखते हुए डॉक्टर ने कहा, हमें चौथे स्तर के आइस ब्रेक क्रिस्टल बॉक्स की जरूरत है। सिर्फ वही उसकी ठंडी ऊर्जा को शांत कर सकता है। उससे लड़ना नहीं, बल्कि उसे नियंत्रित करना होगा। तभी उसके बचने की थोड़ी सी संभावना है। 3 दिन। चौथे स्तर का आइस ब्रेक क्रिस्टल बॉक्स। ये चीज लगभग जान लेने जितनी मुश्किल थी। चौथे स्तर के क्रिस्टल पहले से ही रणनीतिक संसाधन थे और आइस ब्रेक क्रिस्टल बॉक्स तो उसी स्तर की सबसे दुर्लभ वस्तुओं में से एक था। खुले बाजार में इसका मिलना लगभग असंभव था। अगर सेना के भंडार में भी हो, तब भी मेरी वर्तमान स्थिति में उसे हासिल करना नामुमकिन था। इसलिए मैंने और सवाल नहीं किए, बस चुपचाप आईसीयू से बाहर आया। कॉरिडोर में खड़ा होकर मैंने अपनी पुरानी काली फोन निकाली और एक एन्क्रिप्टेड संदेश भेजा। चौथे स्तर का आइस ब्रेक क्रिस्टल बॉक्स चाहिए। समय सीमा 3 दिन। कीमत की चिंता मत करो। फोन ने लगभग तुरंत जवाब दिया, खुले बाजार में उपलब्ध नहीं। सैन्य भंडार में 3 मौजूद हैं, लेकिन कोई विनिमय संभव नहीं। एकमात्र सुराग ब्लैक मार्केट, जियांग सिटी, अंडरग्राउंड, शूरा एरिना। 100 हत्याओं की चुनौती। शूरा एरिना जियांग सिटी के अंडरग्राउंड की सबसे खतरनाक और खूनी जगह। 100 हत्याओं की चुनौती। एक रात में जेलों, युद्ध क्षेत्रों और बंजर इलाकों से चुने गए 100 अपराधियों से लगातार लड़ाई। बीच में कोई आराम नहीं। 100 सालों में सफल होने वाले लोग सिर्फ 3 थे। असफलता की संभावना लगभग 100% थी। मैंने आईसीयू के दरवाजे के पीछे चमकती लाल लाइट को देखा। मेरी आंखों में बची हुई सारी झिझक खत्म हो गई। अगर कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो मैं अपनी राह खून से बनाऊंगा। आधी रात। पुराने औद्योगिक क्षेत्र में एक जंग लगे स्टील कारखाने को एक विशाल भूमिगत लड़ाई के मैदान में बदल दिया गया था। हवा में पसीने, शराब और बदबू की गंध भरी थी। भारी संगीत के बीच हजारों दर्शक लाल आंखों के साथ लड़ाई देखने का इंतजार कर रहे थे। जब मैं उस सफेद डरावनी मुस्कान वाले मास्क और काले कपड़ों में रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पहुंचा तो बिच्छू टैटू वाला आदमी मुझे देखकर हंस पड़ा। ये शूरा एरिना है, बच्चों का खेल का मैदान नहीं। मैंने उससे बहस नहीं की, बस उस खून से सने जीवन मृत्यु अनुबंध को उठाया। फिर अपने अंगूठे को काटकर खून निकाला। मैंने उस गर्म खून की बूंद को कागज पर दबा दिया। फिर अपना सिर उठाकर मास्क के पीछे से उसे देखा। बकवास मत करो। 100 लोगों की व्यवस्था करो, चाहे वे घायलों या स्वस्थ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो आदमी जिसने 10 सालों से शूरा एरिना देखा था, जिसने अनगिनत पागलों और हत्यारों को देखा था, फिर भी मेरी नजर से उसकी पीठ में ठंड दौड़ गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे एक काला नंबर काट दिया, 9527। मैं मुड़ा और उस लोहे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया जो सीधे नरक की तरफ जाता था। पहला मुकाबला, ब्लैक ओरिजिन। दूसरे स्तर का चरम शक्ति परिवर्तन योद्धा, ऊंचाई 2.5 मीटर से ज्यादा, पूरा शरीर काले बालों से ढका हुआ, अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध। दर्शक पहले हंस रहे थे। उन्हें लगा कि मेरा पतला शरीर उसके लिए सिर्फ दांतों के बीच फंसने जितना होगा। लेकिन जैसे ही जज ने शुरुआत का आदेश दिया, ब्लैक ओरिजिन गरजते हुए मेरी तरफ दौड़ा। उसकी विशाल हथेली मेरे सिर को कुचलने के लिए नीचे आई, लेकिन उसके मुझे छूने से पहले ही मैंने बस हल्का सा शरीर मोड़ा। उसके विशाल शरीर के पास से निकल गया। धड़ाम। भारी आवाज के साथ वो लोहे की दीवार से जा टकराया और हजारों नजरों
नजरों के सामने उसका सिर, जिसमें अभी भी अविश्वास और गुस्सा जमा था, गर्दन से धीरे धीरे अलग होकर नीचे गिर गया। खून आसमान तक उछल गया। पूरा एरिना पहले शांत हो गया, फिर पूरी तरह पागल हो उठा। 9527 का नाम पहली बार शूरा एरिना में गूंजा। लेकिन उसके बाद दूसरी लड़ाई, 5वीं लड़ाई, 10वीं लड़ाई, 37वीं लड़ाई। धीरे धीरे सभी को एहसास होने लगा वे कोई मुकाबला नहीं देख रहे थे, वे एक तरफा हत्या देख रहे थे। गति क्षमता वाला योद्धा परछाई बनकर हमला करता, लेकिन मेरे पास पहुंचते ही उसका शरीर 2 हिस्सों में बंट जाता। आग नियंत्रित करने वाला योद्धा पूरे मैदान में आग फैला देता, लेकिन मैं ऐसे चलता जैसे शांत कपड़े के बीच से गुजर रहा हूँ। अगले ही पल उसका सिर जमीन पर लुढ़क जाता। बाद में चाहे हमला सामने से हो, छिपकर हो या दूर से, नतीजा हमेशा एक ही था, एक बार मौत। न कोई लंबी लड़ाई, न कोई शानदार टक्कर, न कोई बड़ा प्रदर्शन। मैं बस पास जाता और सामने वाला गिर जाता। इसलिए दर्शकों की चीखें धीरे धीरे कम होने लगी। उनकी जगह अब एक ऐसा सन्नाटा था जो डर से भरा हुआ था। ठंडी सांसें भरने की आवाजें पूरे हॉल में गूंजने लगी, क्योंकि अब हर कोई समझ चुका था कि मैं 100 लोगों को हराने की चुनौती देने नहीं आया था। मैं यहाँ मुकाबला करने नहीं, बल्कि सफाया करने आया था। मैं यहाँ हर किसी को खत्म करने आया था। जब मेरी 99वीं लड़ाई खत्म हुई और रेफरी कांपती हुई आवाज में बोला, विजेता 9527, तब मैं पहले ही गिरे हुए लोगों के बीच खड़ा था। मेरे पैरों के नीचे जमीन लाल हो चुकी थी। प्रबंधक जिंग ये का चेहरा बेहद डरावना और गंभीर हो गया। वो 4 स्तरीय आइस ब्रेक क्रिस्टल कोर असल में प्रांतीय शहर के एक बड़े आदमी ने यहाँ इनाम के रूप में रखा था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि कोई वास्तव में उसे जीत कर ले जाएगा, लेकिन अब सब कुछ बस एक कदम दूर था। वो चीज मेरे हाथों में आने ही वाली थी। जिंग ये ने ठंडी मुस्कान दी और दीवार पर लगे लाल बटन को दबा दिया। विशेष प्रोटोकॉल सक्रिय करो, टाइटन को बाहर लाओ। अचानक पूरा 8 कोण वाला अखाड़ा कांप उठा। अंतिम चुनौती की ओर जाने वाला विशेष मिश्र धातु से बना विशाल दरवाजा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। दरवाजे के पीछे के अंधेरे से एक ऐसी भयानक ताकत बाहर निकली जो अब तक मेरे सभी विरोधियों की ताकत को मिलाकर भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक थी। उसकी दबाव भरी ऊर्जा पूरे अखाड़े में तूफान की तरह फैल गई। फिर एक लगभग 3 मीटर लंबा विशालकाय आदमी धीरे धीरे बाहर आया। उसका शरीर लोहे के खंभों जैसा मजबूत था। पूरी मांसपेशियां स्टील की तरह उभरी हुई थीं और उसकी त्वचा पर अलग अलग धातुओं जैसी चमक दिखाई दे रही थी। उसके सिर्फ एक कदम रखने से पूरा अखाड़ा हल्का हल्का कांपने लगा। दर्शकों में जो अब तक खामोश थे अचानक चीख उठे, टाइटन, ये वही है, अजय टाइटन, हे भगवान! क्या वो ब्लैक जेल की सबसे निचली मंजिल में बंद नहीं था? अब उस मास्क वाले लड़के की हालत खराब है। टाइटन ने कभी अपने हाथों से 4थे स्तर के राक्षस को भी फाड़ दिया था। टाइटन धीरे धीरे अखाड़े के बीच आया। उसने जमीन पर पड़े सभी लोगों को नजरअंदाज कर दिया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें सीधे मुझ पर टिक गईं। उसने अपना मुंह खोला और सफेद डरावने दांत दिखाते हुए बोला, छोटे लड़के, तुम्हारा हत्या का खेल यहीं खत्म होता है, अब मेरी बारी है। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे 2 जंग लगी लोहे की प्लेटें आपस में रगड़ रही हो। वो शांत था, लेकिन उसकी शांति किसी चीख से भी ज्यादा डरावनी थी। दर्शक पहले कुछ पल शांत रहे, फिर पूरे अखाड़े में पहले से भी ज्यादा जोरदार चीखें गूंज उठी, लेकिन मैंने उसे जवाब देने की भी जरूरत नहीं समझी। अगले ही पल मेरा शरीर अपनी जगह से गायब हो गया और जब मैं दोबारा दिखाई दिया, मैं पहले ही उसके सामने खड़ा था। मैं टाइटन के बाईं तरफ एक भूत जैसी गति से पहुंच गया। मेरे हाथ में मौजूद सैन्य चाकू ने एक काली चमकदार रेखा खींची और सीधा उसकी गर्दन की ओर बढ़ गया। इस वार में मैंने सबसे बुनियादी स्पेस कंप्रेशन शक्ति भी मिला दी थी। सिर्फ मांस और खून ही नहीं, अगर सामने टैंक का कवच भी होता तो वो भी इस वार के सामने आसानी से कट जाता। लेकिन छन, एक तेज और कानों को चीर देने वाली आवाज पूरे अखाड़े में गूंजी। चिंगारियां चारों तरफ बिखर गईं। मेरे हाथ में मौजूद वो सैन्य चाकू जो लोहे को भी मिट्टी की तरह काट सकता था, टाइटन की त्वचा को छूते ही टुकड़ों में टूट गया। वहीं टाइटन की गर्दन पर केवल एक हल्का सफेद निशान बना जो अगले ही पल लगभग गायब हो गया। टाइटन आखिरकार हंस पड़ा। उसकी हंसी से पूरा 8 कोण वाला अखाड़ा कांप उठा। छोटे कीड़े, मैंने कहा था तुम्हारी ये छोटी मोटी काटने वाली चालें मेरे खिलाफ बेकार हैं। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने पलटकर एक मुक्का मार दिया। उस मुक्के में कोई चमकदार ऊर्जा नहीं थी, कोई जटिल तकनीक नहीं थी, बस अत्यंत शुद्ध और भयानक ताकत थी। तेज, बहुत तेज। मैं उसकी गति को साफ देख सकता था, लेकिन मेरा शरीर पूरी तरह बचने के लिए समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। मुझे मजबूर होकर अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके सीने के सामने बचाव करना पड़ा। धड़ाम, वो मुक्का ऐसे लगा जैसे पूरी रफ्तार से आती हुई मैग्नेटिक ट्रेन सीधे मुझसे टकरा गई हो। मेरा शरीर हवा में उड़ गया और जाकर भारी मिश्र धातु की लोहे की जाली से टकराया। लोहे की जाली तुरंत बाहर की तरफ मुड़ गई और उस पर मेरे शरीर का बड़ा सा निशान बन गया। अगले ही पल मेरे मुंह से खून बह निकला। वो मेरे मांस के नीचे से निकलकर मेरे सीने के कपड़ों को लाल कर गया। पूरा अखाड़ा कुछ पल के लिए शांत हो गया। फिर अचानक पहले से भी ज्यादा पागलपन भरी चीखें गूंज उठी। जो लोग अभी तक मेरे द्वारा 99 लोगों को खत्म करने के डर से चुप थे, अब उन्हें जैसे अपनी भावनाएं निकालने का मौका मिल गया था। मैंने धीरे से अपने मुंह के किनारे लगे खून को पोंछा, लेकिन मेरी आंखों में अभी भी कोई डर नहीं था। मैंने तुरंत निष्कर्ष निकाल लिया, सामान्य स्पेस कटिंग पूरी तरह अजेय नहीं है। जब लक्ष्य का भौतिक शरीर और ऊर्जा संरचना एक निश्चित सीमा से ज्यादा मजबूत हो जाए तो स्पेस बंद होने से पैदा होने वाली काटने की शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है। यानी बाहर से सीधे काटकर उसकी रक्षा तोड़ना कम समय में संभव नहीं है। लेकिन मेरे पास समय नहीं था। मेरी छोटी बहन अस्पताल में मेरा इंतजार कर रही थी और 4थे स्तर का आइस ब्रेक क्रिस्टल कोर मेरी आंखों के सामने था। अगर बाहर से हमला काम नहीं कर रहा था तो अंदर से करना होगा। मैंने दोबारा अपने शरीर को संभाला। टाइटन ने मुझे खड़ा देखा तो उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी दिखाई दी। अभी भी खड़ा है? लगता है मैंने अभी अपनी ताकत कम लगाई थी।
मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक बार फिर उसकी तरफ दौड़ पड़ा। सभी लोगों की नजरों में ये सीधा मौत की ओर उड़ता हुआ पतंगा था। टाइटन भी यही सोच रहा था। इस बार उसने बचाव करने की भी जरूरत नहीं समझी। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और मुझे जिंदा पकड़कर कुचलने की तैयारी की। वो मेरे शरीर के साथ मेरी हड्डियां और अंदरूनी अंग तक चूर कर देना चाहता था। 10 मीटर, 5 मीटर, 3 मीटर। जैसे ही हम दोनों टकराने वाले थे, मेरा शरीर अचानक नीचे झुका। मैं उसके पहाड़ जैसे सीने के नीचे से फिसल गया। मेरा शरीर एक धुंधली परछाई की तरह उसके पास से निकल गया। उसी समय मेरी दाहिनी हथेली उठी और धीरे से उसके माथे पर जा लगी। वो स्पर्श इतना हल्का था जैसे कोई प्रेमी अपने साथी के चेहरे को छू रहा हो। टाइटन के चेहरे की हंसी अभी खत्म भी नहीं हुई थी, लेकिन मेरी आंखों में अब केवल ठंडी और भयानक हत्या की भावना थी। स्पेस, खुलो। इस बार मैंने बाहर से काटने की कोशिश नहीं की, न ही किसी चीज को बंद करके काटा। मैंने सीधे उसके बेहद मजबूत सिर के अंदर, जहां मोटी खोपड़ी की परतों के पीछे उसका दिमाग और जीवन का केंद्र सुरक्षित था, वहां एक एक सेंटीमीटर लंबा घनाकार स्पेस जबरदस्ती बना दिया। वो केवल एक बेहद छोटे समय के लिए मौजूद रहा, फिर वापस सामान्य हो गया। ब्रह्मांड का सबसे बुनियादी नियम उस छोटे से पल में जन्म और विनाश की प्रक्रिया पूरी कर चुका था। टाइटन अचानक रुक गया। उसकी आंखें, उसका चेहरा और उसका शरीर उसी पल जम गए। फिर धीरे धीरे लाल तरल उसके बाएं कान से बहने लगा, फिर दाएं कान से, नाक से, आंखों के कोने से और मुंह से। 7 लाल धारियां उसके धातु जैसी त्वचा वाले चेहरे पर नीचे उतरने लगी। एक बेहद डरावनी तस्वीर बन गई। अगले ही पल धड़ाम, पहाड़ जैसे शरीर वाला टाइटन जमीन पर गिर पड़ा। 8 कोण वाले अखाड़े की जमीन जोर से कांप उठी। चौथे स्तर का शारीरिक मजबूती वाला योद्धा मेरे सामने गिर चुका था और मैं बिना किसी चोट के, बिना किसी बड़े संघर्ष के, सिर्फ एक स्पर्श के बाद उसे खत्म कर चुका था। कुछ पल के लिए पूरी जगह मौत जैसी खामोशी में डूब गई। फिर सामने बैठे एक अमीर व्यापारी के हाथ से शराब का गिलास गिरकर जमीन पर टूट गया, जैसे उसने किसी स्विच को दबा दिया हो। अगले ही सेकंड पूरा अखाड़ा पागलपन से भर गया। अनगिनत दर्शक चीखते हुए बाहर भागने लगे। हर कोई इस नरक जैसे स्थान से दूर जाना चाहता था, लेकिन मैंने किसी की परवाह नहीं की। मैंने अपना सिर उठाया। भीड़ की कई परतों के पार मेरी नजर ऊपर बनी, उस आलीशान वीआईपी कमरे पर गई। मेरी आवाज चोट की वजह से थोड़ी भारी थी, लेकिन उसमें अब भी वही बर्फ जैसी ठंडक थी। मैंने ठंडी और साफ आवाज में कहा, 100 लड़ाइयां खत्म हो चुकी हैं। चौथे स्तर का आइस ब्रेक क्रिस्टल कोर लेकर आओ। मेरी आवाज गूंजी तो भीड़ के सारे लोग कुछ पल के लिए रुक गए। हाँ, मैं जीत चुका था। 100 लोगों को हराने की चुनौती पूरी हो चुकी थी। नियमों के अनुसार इनाम अब मेरा था, लेकिन जिंग ये ने शुरू से ही नियम मानने का इरादा नहीं रखा था। वो माइक्रोफोन के सामने खड़ा हुआ और ठंडी हंसी के साथ बोला, 9527। तुमने सच में मुझे हैरान कर दिया, लेकिन अफसोस, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी छोटी सी चाल सबकी नजरों से छिप सकती है? टाइटन का शरीर युद्धपोत के कवच से भी ज्यादा मजबूत था, फिर भी वो बिना किसी आवाज के गिर गया। उसके शरीर पर एक भी बड़ी चोट नहीं आई। ये साफ तौर पर कोई श्राप तकनीक है या फिर कोई प्रतिबंधित न्यूरोटॉक्सिन। इसलिए तुमने नियम तोड़ा है। शूरा मैदान के नियमों के अनुसार अगर कोई चुनौती देने वाला प्रतिबंधित साधनों का इस्तेमाल करता है तो उसकी जीत रद्द होगी और इनाम जब्त कर लिया जाएगा। उसकी बात सुनते ही पूरा मैदान फिर से शोर से भर गया, लेकिन इस बार सब समझ चुके थे। जिंग ये का निशाना सिर्फ एक क्रिस्टल कोर नहीं था, उसे मेरा वो रहस्य चाहिए था, वो शक्ति जो रक्षा को नजरअंदाज करके सीधे दुश्मन को खत्म कर सकती थी। वो मुझे और मेरे इनाम दोनों को निगलना चाहता था। फिर उसने बनावटी दयालुता दिखाते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ, अपना रहस्य मुझे सौंप दो, मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा। इतना ही नहीं, तुम मेरे सबसे मूल्यवान आदमी भी बन सकते हो। मैं वहीं खड़ा रहा। धीरे धीरे मैंने अपना सिर उठाया। उस पल मेरी आंखों में नियमों के लिए बची हुई आखिरी सहनशीलता भी पूरी तरह खत्म हो गई। मैंने उनके खेल के नियम माने थे, अपनी जान और दर्द के बदले 100 लोगों को हराया था, लेकिन अब मालिक खुद कह रहा था, तुम जीते हो, लेकिन मैं इसे नहीं मानता। तो फिर कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। मैं हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन मेरी इस मुस्कान ने जिंग ये को पूरी तरह गुस्से से भर दिया। उसने तुरंत आदेश दिया, इसे पकड़ लो, जिंदा या मुर्दा कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इसका रहस्य चाहिए। अगले ही पल 8 कोण वाले अखाड़े के चारों तरफ बने भारी धातु के दरवाजे एक साथ खुल गए। काले एक्सोस्केलेटन कवच पहने हुए सैनिकों की टुकड़ियां अंधेरे से बाहर निकलने लगी। उनके हाथों में उच्च ऊर्जा वाली राइफलें थीं। नीली रोशनी छोड़ते निशाने एक साथ मेरी तरफ टिक गए। कुल 100 सैनिक, और हर एक युद्ध का अनुभवी था। दर्शक पूरी तरह घबरा गए। जो लोग बच गए थे वे दरवाजों की तरफ भागने लगे, क्योंकि सब जानते थे शूरा मैदान की सफाई करने वाली सेना जब बाहर आती है तो ये जगह सच में कत्लगाह बन जाती है। और मैं घेरे के बीच शांत खड़ा था। मैंने अपने हाथ में बचा हुआ टूटा हुआ चाकू का हिस्सा फेंक दिया। अगर वे नियम नहीं मानते तो अब मेरा नियम ही कानून होगा। गोली चलाओ, कमांडर की आवाज गूंजी। अगले ही पल सैकड़ों ऊर्जा गोलियां एक साथ दागी गईं। आसमान गोलियों की चमक से भर गया। चारों दिशाओं से आती हुई गोलियों ने मेरे चारों ओर मौत का जाल बना दिया। धुआं, आग, गोलियों की आवाज, सब कुछ एक साथ फट पड़ा। लेकिन जब गोलीबारी रुकी, मैं अभी भी वहीं खड़ा था, बिल्कुल सुरक्षित। मेरे शरीर के चारों तरफ 1 मीटर के अंदर की जगह विकृत हो चुकी थी। वो क्षेत्र किसी अजीब और भयानक खालीपन जैसा दिख रहा था। टैंक को भेदने वाली हजारों गोलियां उस विकृत जगह में फंस चुकी थीं, जैसे किसी ने उन्हें पारदर्शी कांच में बंद कर दिया हो। वे हवा में रुकी हुई थीं, उनकी गति पूरी तरह रोक दी गई थी और उस छोटे से स्थान में आपस में टकराकर घर्षण पैदा कर रही थीं। धीरे धीरे वे लाल होने लगी। सभी सैनिक स्तब्ध रह गए। उन्होंने बुलेट प्रूफ ढाल देखी थी, ऊर्जा कवच देखे थे, ऐसे योद्धा भी देखे थे जो शरीर से गोलियां रोक लेते थे, लेकिन किसी को उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा था जो गोलियों को हवा में रोक दे। ये रक्षा नहीं थी, ये एक आदेश था कि यहाँ से आगे कुछ नहीं जा सकता। मैंने हाथ उठाया। उस विकृत
खूबसूरत जगह की तरफ देखा जहां हजारों मौतें कैद थी और धीरे से कहा, अब मेरी बारी है। अगले ही पल मैंने अपना शरीर घुमाया और हाथ आगे बढ़ाया। वो जगह जिसमें हजारों लाल गर्म गोलियां कैद थी, मैंने उसे सीधे सबसे ज्यादा सैनिकों वाले हिस्से की ओर फेंक दिया। उसी समय स्पेस वापस सामान्य हो गया और जिन गोलियों की गति छीन ली गई थी वो सारी शक्ति एक पल में वापस लौट आई। अब कोई गोली चलने की आवाज नहीं थी, सिर्फ हवा को चीरती हुई मौत की आवाज थी। वे गोलियां पहले से भी ज्यादा तेज गति से वापस लौटी। एक लाल तूफान बन गया। आगे खड़े दर्जनों सैनिक प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाए। गोलियां उनके एक्सोस्केलेटन कवच को चीरती हुई अंदर चली गईं। कवच, हड्डियां, मांस, सब कुछ उसी पल टूट गया। पूरा मैदान लाल रंग से भर गया। बचे हुए सैनिकों के चेहरों पर डर छा गया। कुछ पीछे हटे, कुछ चीखने लगे, कुछ ने बिना सोचे बड़े विस्फोटक और आग वाले हथियार निकाल लिए। वे सोच रहे थे कि ज्यादा ताकत से मुझे खत्म कर देंगे, लेकिन मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं। विस्फोट, आग, झटका, मिसाइल के टुकड़े, कुछ भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि वो सब फिर से उसी विकृत स्पेस में समा गया। 1 घन मीटर का वो स्थान अब ऐसा लग रहा था जैसे एक छोटा अनियंत्रित तारा बन गया हो, जिसके अंदर सिर्फ विनाशकारी ऊर्जा भरी थी। और फिर मैं उस आग के बीच आगे बढ़ गया, धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के, जैसे ये सब मेरे लिए कुछ भी नहीं था। मैंने उन बिखरे हुए सैनिकों के बीच से गुजरते हुए उस कमांडर को निशाना बनाया जो भागने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने स्पेस की पकड़ छोड़ दी। लो, वापस जिस विस्फोटक ऊर्जा को मैंने जमा किया था वो अचानक मुक्त हो गई। मेरे चारों ओर एक भयानक अग्नि गोला बना और चारों तरफ फैल गया। जो सैनिक सीधे उसकी चपेट में आए वे अपने कवच समेत पल भर में नष्ट हो गए। तो बाकी सैनिक पहले गर्मी से जले, फिर तेज गति से उड़ते मलबे और गोलियों ने उन्हें खत्म कर दिया। ये अब लड़ाई नहीं थी, ये एक तरफा विनाश था। यहाँ मेरी स्पेस शक्ति सबसे खतरनाक हथियार बन चुकी थी। दुश्मन जितनी ज्यादा ताकत लगाएगा मैं उतनी ही भयानक ताकत वापस लौटा दूंगा। संख्या का फायदा, हथियारों की ताकत, सब कुछ असली स्पेस नियमों के सामने मजाक था। कुछ ही देर में पूरा अखाड़ा सिर्फ चीखों और जलने की आवाजों से भर गया। वो कमांडर जो पहली लहर में किसी तरह बच गया था, आधा जला हुआ शरीर घसीटते हुए ऊपर बने वीआईपी कमरे की तरफ भागने लगा। वो रोते हुए मदद मांग रहा था, लेकिन अंदर बैठे जिंग ये मॉनिटर में दिख रहे नरक जैसे दृश्य को देखकर पूरी तरह डर चुका था। पहले उसे लगा था कि मेरे पास बस कोई छिपा हुआ हत्या का तरीका है, लेकिन अब उसे समझ आ गया था जिसे उसने उकसाया है वो कोई साधारण हत्यारा नहीं था, वो एक असली राक्षस था। वो तुरंत मुड़ा और भागने लगा, लेकिन वो सिर्फ 2 कदम ही आगे बढ़ पाया था कि धड़ाम, पीछे से एक भयानक आवाज आई। वो जला हुआ सैनिक कमांडर किसी टूटे हुए बोरे की तरह एक लात से वीआईपी कमरे का दरवाजा तोड़ता हुआ अंदर आ गिरा। मेरे पैरों के पास वो टीम लीडर पड़ा था। उसने कराहते हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया, फिर उसका सिर एक तरफ झुक गया और उसकी जान चली गई। जिन ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। दरवाजे के बाहर फैले धुएं के बीच मैं धीरे धीरे अंदर चला आया। मेरे पूरे शरीर पर खून के निशान थे। वो सफेद डरावनी मुस्कान वाला मास्क भी अब गहरे लाल रंग से रंग चुका था। मास्क के नीचे मेरी आंखें बेहद शांत थीं, इतनी शांत कि डर पैदा हो जाए। मैंने कोई बेकार की बात नहीं की, बस उस विशेष बुलेट प्रूफ कांच के सामने जाकर खड़ा हुआ जो कवच भेदी गोलियों तक को रोक सकता था। मैंने धीरे धीरे अपना दायां हाथ उठाया और अपनी 5 उंगलियां उस पर रख दी। अगले ही पल मेरी हथेली को केंद्र बनाकर पूरे कांच की सतह पर मकड़ी के जाले जैसी काली दरारें फैलने लगी। वो साधारण टूटने की आवाज नहीं थी, ये ऐसा था जैसे खुद अंतरिक्ष को चीर दिया जा रहा हो। आखिरकार जिन की आखिरी सुरक्षा भी पूरी तरह टूट गई। वो घबराकर चीखने लगा। उसने दीवारों की मजबूती, उस कांच की सैन्य तकनीक, अपनी दौलत, अपने परिवार की ताकत और हर तरह की पृष्ठभूमि का सहारा लेकर मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरे लिए उसकी बातें हवा के शोर से ज्यादा कुछ नहीं थी। मैंने बस हल्का सा दबाव बढ़ाया। कड़क, एक अजीब भारी आवाज के साथ वो मोटा विशेष बुलेट प्रूफ कांच और उसके पीछे आधा मीटर मोटी मिश्र धातु की दीवार भी जड़ से निकल गई। दीवार पर 3 मीटर व्यास का एक बिल्कुल गोल छेद बन गया। विशाल गोलाकार धातु का हिस्सा जोरदार धमाके के साथ बाहर गिरा। पूरा कमरा हिल उठा। जिन की आखिरी सुरक्षा और आखिरी उम्मीद भी उसी पल टूट गई। वो धड़ाम से घुटनों पर गिर पड़ा और पागलों की तरह सिर पटकने लगा। मत मारो, मैं सब दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। उसके आंसू और नाक का पानी पूरे चेहरे पर फैल गया था। मैंने उसका सिर पकड़कर उसे जमीन से उठा लिया। वो मेरे हाथ में ऐसे लटक रहा था जैसे कोई बेकार बोरी हो। मैं उसे घसीटते हुए छिपे हुए लॉकर के पास ले गया। लाल सुरक्षा प्रणाली और फिंगरप्रिंट जांच पूरी होने के बाद लॉकर की कई परतें धीरे धीरे खुलने लगी। अंदर से बेहद ठंडी ऊर्जा बाहर फैल गई और पूरे कमरे का तापमान अचानक गिर गया। जिन ये कांपते हुए एक नीले धातु के डिब्बे को बाहर लेकर आया और दोनों हाथों से ऊपर उठाकर मुझे देने लगा। मैंने डिब्बा लिया और एक हाथ से उसका ढक्कन खोल दिया। अंदर एक मुट्ठी के आकार का क्रिस्टल रखा था। वो पूरी तरह पारदर्शी था और उसके अंदर ऐसा लग रहा था जैसे नीले रंग का बर्फीला तूफान घूम रहा हो। उससे निकलने वाली शुद्ध ऊर्जा इतनी जबरदस्त थी कि मेरे शरीर के अंदर की अंतरिक्ष शक्ति भी हल्का सा कांप उठी। ये असली था। मैंने तुरंत उसे अपने अंतरिक्ष भंडार में रख लिया। लेकिन जिन ये ने चीज सौंपने के बाद भी रहम की भीख मांगना जारी रखा। वो फिर से मुझे मनाने लगा और यहाँ तक कहने लगा कि वो प्रांत के बड़े परिवार से है। अपनी पृष्ठभूमि का इस्तेमाल करके मुझे रोकने की कोशिश करने लगा। लेकिन दुर्भाग्य से आहुआ अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि एक अदृश्य हवा की धार बिजली की तरह उसके आर पार निकल गई। उसकी आवाज अचानक रुक गई। अगले ही पल उसका सिर और शरीर अलग हो चुके थे। उसका गोल सिर जमीन पर लुढ़क गया और गर्दन से गर्म खून फव्वारे की तरह बाहर निकलकर जमीन पर फैल गया। मेरे आधे शरीर को लाल कर गया। मैंने उस तड़पते हुए शरीर को पैर से दूर धकेल दिया और ठंडी आवाज में कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन
कौन हो। अगर जड़ नहीं काटी तो भविष्य में यही लोग फिर से परेशानी बनेंगे। ये बात मैं बहुत पहले ही गरीब इलाके की अंधेरी गलियों में सीख चुका था। चीज हासिल करने के बाद भी मैं तुरंत वहां से नहीं गया। मैंने बस कमरे के कोने में लगी गैस की मुख्य पाइपलाइन को काट दिया। तेज दबाव वाली गैस चीखती हुई बाहर निकलने लगी और कुछ ही समय में पूरे आलीशान कमरे को भरने लगी। फिर मैंने एक लाइटर जलाया और उस छोटी सी लौ को इस शानदार लेकिन पाप से भरी कब्र में फेंक दिया। उसके बाद मैं बिना पीछे देखे वहां से बाहर निकल गया। 10 मिनट बाद मैं लगभग पूरी रफ्तार से अस्पताल पहुंचा। ड्यूटी डॉक्टर अभी तक नींद में था, लेकिन जब मैंने वो ठंडा धातु का डिब्बा जिसमें चौथी श्रेणी का बर्फ क्रिस्टल रखा था उसके सामने जोर से रखा तो वो तुरंत पूरी तरह जाग गया। उसकी आवाज तक बदल गई। चौथी श्रेणी का बर्फ क्रिस्टल। बहुत जल्द पूरा विशेष चिकित्सा विभाग फिर से रोशनी से भर गया। शीर्ष डॉक्टर, सैन्य प्रयोगशाला, विशेष उपचार प्रक्रिया, ऊर्जा मार्गदर्शन, ऐसी सारी व्यवस्थाएं जिन्हें सामान्य समय में भी करना मुश्किल था, इस क्रिस्टल की वजह से तेजी से शुरू हो गई। मैं सैन्य निरीक्षण कक्ष के बाहर खड़ा था। कांच के पार मैं अपनी छोटी बहन को देख रहा था। उसके शरीर में शुद्ध बर्फीली ऊर्जा धीरे धीरे डाली जा रही थी। शुरुआत में मॉनिटर पर जीवन संकेत लगातार ऊपर नीचे हो रहे थे। मैं लगभग अपने दिल की तेज धड़कन सुन सकता था। लेकिन कुछ देर बाद आखिरकार बदलाव आया। उसके चेहरे पर जमी घातक बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी। उसके होंठों की नीली पड़ चुकी रंगत वापस आने लगी। जो दिल की धड़कन लगभग खत्म हो चुकी थी वो 30 से 40 फिर 50 तक बढ़ी और आखिरकार सामान्य स्तर पर स्थिर हो गई। कमरे में लगातार बज रहे खतरनाक अलार्म एक एक करके बंद हो गए। सुबह की पहली किरणें अस्पताल के गलियारे में आने लगी। तभी डॉक्टर ने मास्क हटाया। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में उत्साह छिप नहीं रहा था। सफलता मिल गई। उसकी शारीरिक स्थिति स्थिर हो चुकी है। अब बस आराम और धीरे धीरे सुधार की जरूरत है। ये एक वाक्य ऐसा था जैसे मेरे शरीर की आखिरी ताकत भी अचानक खत्म हो गई हो। आधे महीने से खींची हुई मेरी नसें आखिरकार ढीली पड़ गईं। भयंकर थकान ने एक पल में पूरे शरीर को घेर लिया। मैं बस अपनी बहन के बिस्तर के पास बैठ गया। उसे लंबे समय बाद शांत और स्वस्थ नींद में देखकर मेरी आंखें अपने आप बंद हो गईं और मैं वहीं गहरी नींद में चला गया। ये बहुत लंबे समय बाद मेरी सबसे सुकून भरी नींद थी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि चौथी श्रेणी की उस बर्फीली ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा मेरी बहन के शरीर को स्थिर करने के बाद भी बचा हुआ था। वो बेहद शुद्ध ऊर्जा भाई बहन के बीच मौजूद किसी अनकही रक्त संबंध की वजह से धीरे धीरे मेरे शरीर में प्रवेश कर गई। एक चौथी श्रेणी के क्रिस्टल के लिए ये ऊर्जा बहुत मामूली थी, लेकिन मेरे वर्तमान स्तर पर ये एक वास्तविक परिवर्तन को जन्म देने के लिए पर्याप्त थी। मुझे नहीं पता कितनी देर बीती। अचानक मेरी आंखें खुल गईं। मेरे दिमाग में तेज दर्द उठा, जैसे किसी ने लोहे की सुई घुसाकर अंदर घुमा दी हो। लेकिन अगले ही पल वो दर्द एक अजीब आत्मिक उन्नति जैसी अनुभूति में बदल गया। मैं साफ महसूस कर सकता था कि मेरे दिमाग की गहराई में मौजूद वो अदृश्य बाधा जो मेरी अंतरिक्ष शक्ति को सीमित कर रही थी, इस ऊर्जा के प्रभाव से पूरी तरह टूट चुकी थी। मेरी मानसिक शक्ति ने एक नई सीमा पार कर ली। मेरे अंतरिक्ष नियंत्रण की क्षमता तेजी से बढ़ गई। मैंने तुरंत अपनी क्षमता को महसूस किया और अगले ही पल मेरी सांस रुक गई। वो छोटा सा 1 घन मीटर का भंडारण स्थान जो पहले एक छोटे डिब्बे जैसा था, अब जैसे किसी अदृश्य हाथ द्वारा जबरदस्ती फैलाया जा रहा था। 2 घन मीटर, 5 घन मीटर, 10 घन मीटर। कुछ ही समय में वो छोटा स्थान सीधे एक बड़े गोदाम जितना बन गया। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बदलाव नहीं था। स्थान विस्तार पूरा होने के क्षण एक नई अंतरिक्ष नियम की छाप मेरे अंतरिक्ष केंद्र में अचानक अंकित हो गई। मैंने केवल एक विचार किया और बिस्तर के पास रखे पानी के गिलास को अंतरिक्ष में भेज दिया। फिर मैंने उस नई शक्ति को सक्रिय किया। गिलास के अंदर हिलता हुआ पानी अचानक स्थिर हो गया। हवा में गिरने वाली पानी की एक बूंद भी वहीं रुक गई। उस स्थान के अंदर समय जैसे पूरी तरह रुक गया था। मैं तुरंत समझ गया, इस नई क्षमता का नाम था पूर्ण स्थिरता। जो भी निर्जीव वस्तु या ऊर्जा मेरे अंतरिक्ष में जाएगी उसकी अवस्था पूरी तरह स्थिर हो जाएगी। अगर कोई जीवित वस्तु जबरदस्ती अंदर डाली गई तो उसकी जीवन गतिविधि भी लगभग शून्य के करीब पहुंच जाएगी। वो एक ऐसे पिंजरे में बंद हो जाएगी जहां समय रुक चुका हो। इसका मतलब था अब मैं केवल अधिक सामान, आग, विस्फोट और ऊर्जा को ही नहीं रोक सकता था, बल्कि दुश्मन के हमले के क्षण में उसके हमले या शरीर के किसी हिस्से को भी सीधे अंतरिक्ष में बंद कर सकता था। और इससे भी ज्यादा भयानक, मैं अपने शरीर के किसी हिस्से को थोड़े समय के लिए अंतरिक्ष में भेजकर दूसरी जगह से बाहर निकाल सकता था। एक ऐसा हमला जिसे समझना लगभग असंभव था। ये केवल शक्ति नहीं थी, ये नियमों पर नियंत्रण था। मैंने अपनी मुट्ठियां कस लीं और शरीर के अंदर उमड़ती विशाल अंतरिक्ष शक्ति को महसूस किया। मेरी आंखों में हल्की ठंडी चमक उभर आई। अब अगर मेरा सामना किसी वास्तविक 5वीं श्रेणी के शक्तिशाली व्यक्ति से भी हो जाए तो मैं केवल भाग्य के भरोसे लड़ने वाला नहीं रह गया था। और तभी अस्पताल के बाहर लगे सार्वजनिक टीवी से तेज आवाज में समाचार प्रसारित होने लगा। आज पूरे संघ द्वारा प्रतीक्षित राष्ट्रीय क्षमता विश्वविद्यालय संयुक्त प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से राजधानी जिंगचेंगे में शुरू हो गई है। संघ के विभिन्न क्षेत्रों के शीर्ष परिवारों, सैन्य संगठनों और सैकड़ों एस श्रेणी प्रतिभाओं के बीच सर्वोच्च 3 विश्वविद्यालयों के प्रवेश स्थानों के लिए 1 महीने तक भयंकर मुकाबला होगा। टीवी स्क्रीन पर एक एक करके युवा, घमंडी और चमकदार चेहरे दिखाई देने लगे। वे महंगे युद्ध सूट पहने हुए थे और उनके पीछे शक्तिशाली परिवारों तथा संगठनों की पहचान साफ दिखाई दे रही थी। परिवारों के प्रतीक चिन्ह, सिर के ऊपर चमकती रोशनियां लगातार चमक रही थी। वे लोग ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे जन्म से ही बादलों के ऊपर खड़े होने के लिए बने हों। मैं खिड़की के पास खड़ा होकर चुपचाप स्क्रीन को देख रहा था, लेकिन मेरी आंखों की ठंडक धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ये लोग, यही इस दुनिया के असली अर्थों में स्वर्ग के चुने हुए लोग थे। संसाधन, जन्म, अवसर, प्रतिष्ठा और पहचान, ये सब चीजें उन्हें पैदा
होते ही मिल गई थी। लेकिन मैं तो खंडहरों, अंधेरी गलियों और मौत के किनारे से कदम कदम पर लड़ते हुए यहाँ तक पहुंचा था, और शायद इसी वजह से मुझे वहां जाना ही होगा। मैं बाथरूम में गया और अपने शरीर पर लगे सारे खून और गंदगी को पूरी तरह धो दिया। फिर मैंने शोलो छा से हासिल किया हुआ काला युद्ध सूट पहन लिया। उसके बाद मैंने वो लंबी युद्ध तलवार अपनी पीठ पर बांध ली, जिसे मैंने आज रात उस तिजोरी से हासिल किया था। आखिर में मैंने पीछे मुड़कर अपनी छोटी बहन को देखा, जो बिस्तर पर शांतिपूर्वक सो रही थी। वो आखिरकार बच गई थी। अब मेरी बारी थी। अब इस दुनिया से हिसाब चुकाने का समय था। मैंने अस्पताल का दरवाजा खोला। बाहर की तेज धूप मेरी आंखों में चाकू जैसी चुभी, लेकिन मैंने बस अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली और आगे बढ़ गया। जियांग चेंगी, ये जगह जो अंधेरे और संघर्ष से भरी हुई थी, मेरे लिए बस एक शुरुआती गांव थी। असली युद्ध का मैदान राजधानी जिंगचेंगे में था। अब उन ऊंचाई पर खड़े तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों को निराशा का स्वाद चखाने वाला खेल अभी शुरू ही हुआ